वी वर डूइंग द क्रो मैग्नन मैन। क्रो मैग्नन मैन जो है वो अगेन इट इज वन ऑफ द मॉडर्न होमोसेपियंस और एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस, जिसकी की जो ठुड्डी है, जिसका चिन्ह जो है वो पर्टिकुलरली बन चुका है। ठीक है। और उसी के साथ साथ एक जो नोज है वो उसका जो है वो सामने की तरफ आया हुआ है। जो आईज के सॉकेट्स हैं वो बड़े हो चुके हैं, फुली सर्कुलर नहीं है, थोड़ा सा जो है उसके अंदर एक स्क्वेयर शेप कह लीजिए या फिर एक रेक्टेंगुलर शेप जो है वो आ रहा है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो फोर हेड है वो आपका एलिवेटेड है। ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये अल्टीमेटली इसको एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन जो है वो बनाती है। फिर उसके बाद बात आती है कि ये एनाटॉमिकली मॉडर्न जो होमोसेपियन है ये आया कहाँ से है, और इसको जो है वो हम एंसेस्टर मानते हैं मॉडर्न जो यूरोपियन लोग हैं उनका। ठीक है। अब बात आती है कि यह आया कहाँ से है। तो इसका जो हाइपोथेसिस है जिसको हम जनरली मानते भी हैं वो ये है दैट दिस पर्टिकुलर होमिनिन इट हैज कम फ्रॉम द वेस्ट एशिया। ठीक है। तो वहां से ये होमिनिन जो है वो आपके पास यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या फिर यूरोप के अंदर जो है वो आया है। खास करके जो है वो फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर जो है वो ये बैठा रहा है। सो काफी लंबे समय तक जो है वो इसकी एक वहां तक इटली के अंदर जो है और जो सेंट्रल यूरोप है वहां पे जो है वो पहुंच रहती है। ठीक है। सदर्न यूरोप, सदर्न वेस्ट यूरोप और खास करके जो है वो सेंट्रल यूरोप, दिस इज द पर्टिकुलर रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर होमिनिन। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IS एकेडमी ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा। यहां पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको एवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा। और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर। तो इतना जो है वो आपको समझ में आ गया था। तो इसके साथ साथ जो इस होमनिन की, थोड़ा सा तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। तो इसके साथ साथ जो इस पर्टिकुलर होमनिन की जो एज है वो है तकरीबन आपके पास जो है ये नियंदरथाल मैन के जो है वो कंटेम्प्रेरी रहता है। ठीक है। और ये जो है वो अगेन आपके पास जो इसकी कुछ साइट्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज इन दी फ्रांस। ठीक है। जिसको जो है वो हमने नाम दिया है क्रो मैग्नन। ठीक है। क्रो मैग्नन रॉक शेल्टर्स जो कि आपके पास जो है वो डॉर्डो रीजन जो फ्रांस का है वहां से मिले हैं। ठीक है। और जो पेलियंटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी दैट वाज लुइस लार्लेट। ठीक है। तो इन्होंने जो है वो बेसिकली इसकी खोज की पहले, और इसकी खोज करते हुए फिर हमने जो है वो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमने वेस्ट एशिया वगैरह के अंदर खोज की, तो हमें जो है वो रेंज का पता चलता है दैट दिस पर्टिकुलर होमिनिन इट शिफ्टेड फ्रॉम द वेस्ट एशिया टुवर्ड्स द यूरोप। ठीक है। सो ये जो है वो आपके पास मिस्टर क्रो मैग्नन है। तो इसके अंदर जो है वो सारी चीजें देख सकते हैं। नोज है आपके पास, जो आपके पास अगेन जो फेस है वो आपके पास प्रोग्नेथनिक नहीं है। ठीक है। वो 90 डिग्री के ऊपर जो है वो कट कर रहा है। उसके बाद जो जाइगोमेटिक बोन है वो आपके पास जो है वो थिन हो चुकी है, थोड़ी सी पतली हो चुकी है, नैरो डाउन हो चुकी है। जो चिन्ह है वो आपके पास आगे की तरफ जो है वो प्रनाउंस दिखाई देती है जैसे आपकी होती है। ठीक है। बाकियों के अंदर अभी आप समझ लीजिए कि वाई वी वर सेइंग कि द चिन्ह वाज एब्सेंट। एब्सेंट खुद ही होगी कि बाकियों का जो है इस तरह से रिसीड कर रहा था, इसके पास जो है इस तरह से चिन्ह बनी हुई है। ठीक है।
उसी के साथ साथ जो दांत हैं वो छोटे हो चुके हैं। ठीक है, जो आपके पास ब्रो रिज है वो रिड्यूस्ड हो चुकी है। उसके बाद जो है वो जैसे ही आप ऊपर आते हो तो आपके पास करेनियल वॉल्ट जो है वो आपके पास आगे की तरफ इट इज स्ट्रेट। ठीक है, इट इज एलिवेटेड। ठीक है, ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद आप जो है वो पीछे की तरफ जाते हो तो आपके पास जो करेनियल ये जो स्कल है वो आपके पास जो है वो आपको राउंडेड मिलती है, नियरली एज यू हैव इन दी मॉडर्न होमोसेपियंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको मिल रही हैं। उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास दिस पर्टिकुलर एरिया जो साइड वाला होता है आपका, दैट इज अगेन आपका जो है वो प्रॉपरली बना हुआ है। ठीक है, पैराइटल लोब वगैरह जो है वो एवरीथिंग इज प्रॉपरली डेवलप्ड। तो ये सारी चीजें जो है वो इसको मॉडर्न होमोसेपियन या फिर एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन जो है वो बनाती है। ठीक है, और अगर कल्चरल पीरियड की बात करें सो इट एग्जिस्टेड इन द अपर पेलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, अगेन वेस्टर्न यूरोप से 56,800 ईयर्स अगो, 56,800 ईयर्स अगो ये जो है वो वेस्टर्न वेस्ट एशिया से यूरोप की तरफ जो है वो आपके पास शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो कैसे पता चलता है? बिकॉज इसी के बीच में जो है वो फ्रांस के अंदर एक जो है वो केव सिस्टम आता है। इस केव सिस्टम को हम कहते हैं द मैंड्रिन केव सिस्टम। मैंड्रिन केव सिस्टम के अंदर जो है वो दांत मिले थे, और दांत जो है वो वैसे ही थे जैसे आपके पास कुछ अपर स्टेटास के अंदर, अपर पेलियोलिथिक के स्टेटास के अंदर जो आपको इजराइल और पैलेस्टीन के अंदर जो है वो मिले थे। ठीक है, और अगेन जो डेट्स थी देवर वेरी सिमिलर। तो इससे जो है वो लगभग हमें ये अंदाजा हो चुका था कि ये जो है वो आपके पास अफ्रीका से नहीं निकला है, ये जो है वो आपके पास यूरोप के अंदर ही उत्पन्न नहीं हुआ है। ये इट एग्जिस्टेड इन दी वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया से जो है वो ये यूरोप की तरफ इसका पलायन हुआ, वहां से जो है वो ये आया है। फिर उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रो मैग्नन मैन का, वो ये है कि क्रो मैग्नन मैन के अंदर कल्चर जो है वो डेवलप हुई है। इतनी ज्यादा कल्चरल डेवलपमेंट ना ही आपको ग्रिमाल्डी के अंदर मिलेगी, ना ही आपको चांसली डे के अंदर मिलेगी, जितना ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो कल्चर का क्रो मैग्नन मैन ने किया है। तो इसीलिए जब बार बार आपसे अपर पेलियोलिथिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रो मैग्नन मैन के बारे में बताना जो है वो जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर किस तरह से उसका माइग्रेशन हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे उसका माइग्रेशन हुआ है वैसे वैसे जो है वो आपके पास आपकी इंडस्ट्री या फिर आपकी जो कल्चरल इंडस्ट्री है वो डेवलप होती गई है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज को समझना बहुत 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 जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो है जो कल्चरल डेवलपमेंट है इसका, तो सबसे पहले ऑब्वियसली मैंड्रिन केव सिस्टम वगैरह के अंदर जो है सबसे पहले जो आपको इंडस्ट्री मिलती है दैट इज दी नेरोनियन इंडस्ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो बचुनेशियन इंडस्ट्री, फिर उसके बाद प्रोटो ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री, प्रोटो ऑर्गेनेशियन के बाद ऑर्गेनेशियन कल्चर या फिर ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास ग्रेविटियन की बारी आती है। ठीक है, ग्रेविटियन और आपके पास ऑर्गेनेशियन दोनों कुछ टाइम के लिए जो है वो ओवरलैप भी करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनेशियन कल्चर जो है वो 43,000 ईयर्स टू 29,000 ईयर्स अगो रहती है, और जो ग्रेविटियन कल्चर है वो आपके पास 32,000 से लेके 22,000 साल तक जो है वो आपके पास जिंदा रहती है। ठीक है, तो इससे जो है वो आपको ये पता चलता है दैट बोथ ऑफ देम दे आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास बात आती है इसकी जेनेटिक लिगेसी की। ठीक है, सो चलो जेनेटिक लिगेसी वगैरह जो है वो हम बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो क्लाइमेट चेंज होता है, ठंडा क्लाइमेट आ जाता है, और ठंडे क्लाइमेट के अंदर जो है वो अगेन आपके पास जो है यू हैव द डेवलपमेंट ऑफ अगेन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड कल्चर कॉल्ड द सोलुट्रियन कल्चर। दिस सोलुट्रियन कल्चर, इसी के दौरान जो है वो आपके पास एक और कल्चर फ्रांस के अंदर और इटली के अंदर जो है वो डेवलप होती है, सॉरी इटली के अंदर प्राइमरली डेवलप होती है और ईस्ट यूरोपियन कंट्री के अंदर डेवलप होती है, दैट इज नोन एज द एपिग्रेविटियन कल्चर। ठीक है, इट डेवलप्स ड्यूरिंग द सोलुट्रियन कल्चर ओनली। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास एक और कल्चर आती है दैट इज नोन एज द मगदालिनियन कल्चर। ठीक है जी, सो दिस इज बेसिकली द chronological development of the cultures that happened in it. Apart from the receding forehead, what was the difference from the modern man? मॉडर्न मैन से इनका जो
बेसिकली जो डिफरेंस रहा है वो विड्थ में रहा है। जो फेस की विड्थ है वो इनकी थोड़ी सी ज़्यादा थी। मॉडर्न मैन की ये जो फेशियल इंडेक्स है, जो फेस की विड्थ होती है, वो थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ मॉडर्न मैन के अंदर क्रेनियल डिफरेंसेस उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने ज़्यादा जो है वो इनके जो बाकी जो बॉडी के डिफरेंसेस हैं वो हैं। ठीक है, इनका जो बिल्ट था वो थोड़ा सा जो है वो आपके पास अगेन थोड़े से नाटे थे, थोड़ा सा जो है वो आपके पास आप इनका जो हाइट थी वो थोड़ी सी कम थी, थोड़े से ये जो है वो रोबस्ट बिल्ट थे। ठीक है, बस ये थोड़े बहुत जो है वो डिफरेंसेस हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन द केस ऑफ द एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन। जैसे आप लोग हो वैसे ही ये लोग थे। ठीक है, प्रॉपरली हम इनका इंक्लूजन करते हैं कैटेगरी के अंदर, एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन की कैटेगरी के अंदर, या फिर आप ऐसे कह लीजिए एंसेस्ट्रल यूरोपियन पॉपुलेशन की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इस चीज को दो समझिए। हमने होमोसेपियंस का डेवलपमेंट किया था कि जो आपके पास मॉडर्न होमोसेपियंस हैं या फिर एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस हैं, दे स्टार्टेड टू इवॉल्व और दे इवॉल्व्ड अराउंड 2 लाख ईयर्स अगो। 2 लाख साल पहले वो इवॉल्व हो गए। 2 लाख साल पहले इवॉल्व होने के बाद वो तकरीबन 1,20,000 साल पहले या फिर लगभग 1 लाख साल पहले वो जो है वो अफ्रीका से बाहर निकलते हैं। अफ्रीका से बाहर निकल के वो जो है वो वेस्ट एशिया के अंदर जाते हैं। वेस्ट एशिया से देन दे माइग्रेटेड टूवर्ड्स यूरोप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारा जो है वो आपके पास होता है। ठीक है, तो हम उन लोगों की जो है वो अब बात नहीं कर रहे हैं। एंसेस्ट्रल यूरोपियन पॉपुलेशंस का मतलब क्या है कि आपके पास ऐसी पॉपुलेशंस, ऐसी यूरोपियन पॉपुलेशंस या फिर ऐसी पॉपुलेशन जिनको हम एंसेस्टर कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि जिनके अंदर हर एक वो एक फीचर आ चुका था जो कि आजकल की पॉपुलेशंस के अंदर आपको दिखाई देता है। ठीक है जी, तो आपके पास जो मॉडर्न यूरोपियन पॉपुलेशंस हैं जिनको हम आजकल जो है वो नॉर्डिक पॉपुलेशंस भी कहते हैं, इनकी जो दिखावट थी लगभग उस नॉर्डिक पॉपुलेशन जैसी ही थी। ठीक है, तो इसीलिए बहुत लोग जो है वो इसको नॉर्डिक पॉपुलेशन का जो आपके पास यूरोपियन पॉपुलेशन है उसका एंसेस्टर भी मानते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है अब? तो आपके पास रादर देन द डिफरेंसेस देयर वर मच ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन द यूरोपियन पॉपुलेशंस एंड द पॉपुलेशंस ऑफ द क्रो-मैग्नन मैन। ठीक है जी, सो आपके पास जो है वो क्रो-मैग्नन मैन बहुत टाइम तक जो है वो यूरोप के अंदर रहा है, और इसलिए हम मानते हैं कि क्रो-मैग्नन मैन जो है वो आपके पास एक ऐसा होमोसेपियन था जो कि आपके पास श्वेत से काले से जो है वो गोरा हुआ था। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ दोज होमोसेपियंस। मैं नियंदरथाल मैन की बात नहीं कर रहा हूं, नियंदरथाल मैन तो गोरे ही थे ऑलरेडी। ठीक है, होमोसेपियन की बात चल रही है। ठीक है, ये एक ऐसा होमोसेपियन था जो कि आपके पास जो है वो काले से गोरा हुआ था। ठीक है, वो आगे चल के जब हम जेनेटिक्स करेंगे इसकी उसको जो है वो समझेंगे। ठीक है, सो बेसिकली इनका जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस हुआ है वो दो पॉपुलेशंस के ऊपर हुआ है जो आपके पास वेस्टर्न पॉपुलेशंस हैं। सॉरी, तो इनका जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस है वो दो पॉपुलेशंस के ऊपर हुआ है। एक जो है वो आपके पास वेस्टर्न हंटर गैदरर्स हैं, दूसरे जो है वो आपके पास ईस्टर्न नियोलिथिक फार्मर्स हैं। ईस्टर्न नियोलिथिक फार्मर्स ये आगे चल के जो है वो आपके पास एक और कल्चर का गठन करते हैं जिसका नाम आता है नाटूफियन कल्चर। नाटूफियन कल्चर। ठीक है, तो इससे भी जो है वो अगेन अ क्वेश्चन हैज बीन कम is, sir, this means that the Cro-Magnon man it is not a separate species but the subspecies between the Homo sapien। बिल्कुल सही बात है, it is not a separate species but it is the ancestral species of the modern European populations। ठीक है, ऑल्दो 2016 के अंदर इसको भी हमने रद्द कर दिया था बट अभी तक जो है वो यही है। ठीक है, आगे चल के और रिसर्च आती है और जो है वो चीजें आती है। चलो, तो आपके पास जो है वो आपके पास नियर ईस्टर्न
जो न्यूलिथिक फार्मर्स हैं उनके भी ये जो है वो इंसेस्टर बनाते हैं। बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि आपके पास वेस्ट एशिया से ये यूरोप के अंदर फैलते हैं, फिर उसके बाद यूरोप के अंदर फैलने के बाद वेस्ट एशिया से कब शुरू हुए थे ये 56,800 ईयर्स अगो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो है वो तकरीबन 19,000 साल तक रहते हैं। 19,000 साल के बाद जो है वो फिर से ये वेस्ट एशिया के अंदर पलायन करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो है वो आपके पास लगभग वेस्ट एशिया में जो है वो आपके पास 10,000 या फिर आपके पास जो है वो 15,000 के करीब साल पहले जो है वो पहुंचते हैं। देन उसके बाद वेस्ट एशिया के अंदर लगभग 10,000 साल पहले जो है वो एक एग्रीकल्चर जो है वो शुरू हो जाती है। दैट एग्रीकल्चर इट स्टार्टेड इन द एरिया कॉल्ड द नाटूफ एरिया ऑफ इजराइल। ठीक है, वहां पे ये पॉपुलेशन जो है वो शुरू होती है नाटूफ एरिया के अंदर, और फिर उसके बाद जो है वो नाटूफ एरिया के अंदर शुरू होने के बाद एक कल्चर शुरू होती है दैट इज नोन एज द नाटूफियन कल्चर। ठीक है, सो दे वर इंसेस्टर टू दिस नाटूफियन कल्चर। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है वेस्टर्न हंटर गैदरर पॉपुलेशन। तकरीबन 10,000 साल पहले, अब ऐसा नहीं है कि 19,000 साल पहले अगर क्रो मैग्नन मैन जो है वो पलायन कर गया या फिर आपके पास जो है इसने माइग्रेशन कर दिया तो आपके पास सारे के सारे क्रो मैग्नन मैन के स्पीसीज जो है वो चले जाएंगे। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास एक जो छोटी सी टुकड़ी थी जो क्रो मैग्नन मैन की थी, वो आपके पास जो है वो वेस्ट एशिया के अंदर पहुंच गई है। ऑन दी अदर हैंड देर विल बी मेनी क्रो मैग्नन मैन दैट विल बी लेफ्ट। अब जो वेस्ट एशिया वाले हैं दे स्टार्टेड व्हाट, दे स्टार्टेड फार्मिंग और दे स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर। ठीक है, जो आपके पास यूरोपियन पॉपुलेशन है वो बेसिकली अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग कर रही है। ठीक है जी, तो आपके पास जो वेस्टर्न हंटर एंड गैदरर्स हैं वो भी जो है वो इसी जीन से, इन्हीं की जीन से जो है वो बनते हैं। ठीक है, वो भी जो है वो हम इसी चीज को हाइपोथाइज करते हैं दैट दे हैव डेवलप्ड और दे हैव बीन मेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जीन। ठीक है भाई, समझ में आ रही है अभी बात सबको? फिर उसके बाद बात आती है हाउ इट ऑल डिस्कवर्ड। ठीक है, तो आपके पास जो है वो सबसे पहले जरूरत नहीं है केव सिस्टम की, नाम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। वैसे इसको जो है वो आप लेस डे सीओ केव सिस्टम जो है वो कह सकते हो, बट एनीवेज स्पेलिंग वगैरह जो है वो खराब हो जाते हैं। तो आप जो है वो इट वाज इन दी डोर्डो रीजन इन दी फ्रांस। तो वहां पे जो है वो बेसिकली रेलवे वर्कर्स जो है वो काम कर रहे थे। एक रॉक शेल्टर था, केव सिस्टम था, और उसके अंदर जो है वो खुदाई हुई और खुदाई के अंदर जो है वो आपके पास ये अवशेष मिले। फिर उसके बाद एक जो पेलियंटोलॉजिस्ट हैं, नाम है उसके पास नाम है लुइस लार्टेट। तो वो जो है वो आपके पास उन्होंने एक्सकेवेशंस की, फर्दर एक्सकेवेशंस की, और वहां पे उनको 5 इंडिविजुअल्स मिलते हैं। 3 अडल्ट मेल हैं, एक अडल्ट फीमेल है और एक इन्फेंट है। ठीक है, क्रो मैग्नन मैन केव सिस्टम को फिर अलग 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 केव्स के अंदर जो है वो बांटा जाता है, क्रो मैग्नन 1, क्रो मैग्नन 2, क्रो मैग्नन 3, इस तरह से। ठीक है, क्रो मैग्नन 1 केव सिस्टम के अंदर फिर से एक्सकेवेशंस होती हैं, वहां पे जो है वो एक ओल्ड मैन का फॉसिल जो है वो मिलता है। ठीक है, उसके फॉसिल के अंदर कुछ स्कल, उसके कुछ बोन्स मिले हैं, कुछ एनिमल के बोन्स भी मिले हैं, तो माना जाता है कि वो खूब हंटिंग वगैरह जो है वो करता होगा। उसके साथ साथ स्टोन टूल्स मिले। स्टोन टूल्स के अंदर जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी थी। एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब नियंदरथाल मैन से एडवांस्ड। ठीक है, तो आपके पास जो है नियंदरथाल मैन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता था? एनीबडी? मॉस्टेरियन, वेरी गुड। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन दी पर्सनल ऑर्नामेंट्स, बीड्स, शेल्स वगैरह, वो भी जो है वो उसी केव सिस्टम यानी कि क्रो मैग्नन 1 केव सिस्टम के अंदर आपको मिले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि आपके पास हो सकता है कि अपर पेलियोलिथिक के मॉडर्न रिमेन्स जो है वो यही हो। ठीक है, इवेंचुअली वो जो है वो निकले भी। एंड देन उसके जो अनॉटमिकल फीचर्स हैं या फिर उसकी जो अनॉटमी है वो कैसी थी उस चीज को देखते हैं। जो क्रो मैग्नन का ब्रेन था वो तकरीबन आपके पास 1500 सीसी का था, तो आपके पास 15-14 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास इट वाज स्लाइटली लार्जर देन दी मॉडर्न होमोसेपियंस। ऐसा क्यों था, बता सकता है कोई? हाँ हाँ हाँ,
तो हमने देखा था कि लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम जो है वो आ रहा है। जब लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम आया, ठंड बढ़ी, तो ऑब्वियसली इट वाज द कोल्ड क्लाइमेट इन द फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर कोल्ड क्लाइमेट होने की वजह से ऑब्वियसली देयर क्रेनियल कैपेसिटी वुड हैव इंक्रीज्ड। ठीक है, तो दीज आर दी फंक्शनल फीचर्स जो कि यहां पे हम देखते हैं। लार्जर ब्रेन, इट सजेस्टेड कि आपके पास इसकी कोग्निटिव एबिलिटीज वगैरह थी, बट अगेन इट इज वेरी अनक्लियर। फिर उसके बाद स्कल की शेप आती है, जो फेस है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, और उसी के साथ साथ जो स्कल है वो भी ब्रॉड है। द चीक बोन्स, ये वाली जो बोन्स हैं वो आपके पास काफी ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आती हैं, आगे की तरफ जो है वो नजर आती हैं। जो ब्रो रिजेस हैं दे आर लेस प्रोनाउंस्ड, थोड़ी सी नीचे की तरफ है। द फेस इट इज फ्लैट, फ्लैट फेस का मतलब क्या है कि प्रोग्नेथिज्म, जो कि जनरली पहले वाली कम्युनिटीज के अंदर था, जो मिड फेस था वो थोड़ा सा आगे की तरफ स्लांट हो रहा था। हमने कल रोडेशियन मैन पढ़ा, रोडेशियन मैन के अंदर यही था कि जो मिड फेस है वो आगे की तरफ स्लांटिंग था, आगे की तरफ जो है वो बड़ा हुआ था। ठीक है, तो आपके पास जो फ्लैट फेस है वो था इनका। ठीक है, पूरी तरह से डिफाइंड चिन्ह थी। डिफाइंड चिन्ह का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक क्रीज आ रही है, और क्रीज के बाद जो है वो जो चिन्ह है वो आगे की तरफ है, दैट इज नोन एज द डिफाइंड चिन्ह। फिर उसके बाद बात आती है ऑसिपिटल बन की। ऑसिपिटल बन, ये वाली जो पीछे वाली चीज है, इनका ऑसिपिटल बन जो है वो प्रॉपरली जो है वो आपके पास बना हुआ था। ठीक है, तो आपके पास सम अर्ली क्रो-मैग्नन स्पीसीज हैड द स्लाइट प्रोट्रूजन एट द बैक ऑफ द स्कल। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे नियंदरथाल मैन जैसा है। ठीक है, वैसा जो है वो आपके पास जो ऑसिपिटल बन है वो इनके पास जो है वो बना हुआ था। देन उसके बाद बात आती है डेंटेशन की। क्रो-मैग्नन मैन इट हैज द लार्जर टीथ। अच्छा, ऑसिपिटल बन बनने का कारण एक सबसे बड़ा ये है कि जनरली जब हम देखते हैं कि आपके पास एकदम से आपका कोल्ड क्लाइमेट का एक्सपोजर आता है, या फिर आपका कोल्ड क्लाइमेट का अडेप्टेशन होता है, तो क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती है। एंड द ऑसिपिटल बन इट शेप्स, और इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी नियंदरथाल मैन जैसी दिखाई देना शुरू हो जाती है। अगेन इट इज वन ऑफ द थ्योरी कि क्यों इनका ऑसिपिटल बन जो है वो नियंदरथाल मैन जैसा था। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है डेंटेशन की। डेंटेशन के अंदर क्रो-मैग्नन मैन हैड द लार्जर टीथ एज कंपेयर टू द मॉडर्न होमोसेपियंस, बट व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद अदर होमोनिन स्पीसीज लाइक नियंदरथाल मैन वगैरह, नियंदरथाल मैन या फिर आपके पास जो है वो रोडेशियन मैन से भी अगर हम इसको कंपेयर करें, तो इसके दांत जो है वो छोटे दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, तो इनके दांत जो है वो मॉडर्न मैन से थोड़े से बड़े थे, नॉट मच बट थोड़े से बड़े थे। उसके साथ साथ जो आपके पास बिल्ट थी वो थोड़ी सी रोबस्ट थी, हाइट जो है वो छोटी थी, बोन्स जो है वो थोड़ी सी अभी भी थिक थी, और उसी के साथ साथ देयर वर ए स्ट्रॉन्गर मसल अटैचमेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, ये क्यों था, बिकॉज दी लाइफस्टाइल इट वाज फिजिकली डिमांडिंग। अभी वो हंटर गैदरर थे, अभी पूरी तरह से जो है वो आपके पास एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो उनके अंदर नहीं आया था। और अगेन हंटर गैदरर्स भी किस क्लाइमेट के अंदर थे, ठंडे क्लाइमेट के अंदर थे। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम वहां पे है अभी, तो बिकॉज वो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम के अंदर अभी जिंदा रह रहे हैं, हंटर गैदरर्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं दैट द डाइटरी डिवर्सिफिकेशन इट इज देयर। उनके पास अच्छी टूल टेक्नोलॉजी है, वो जो है वो आपके पास फिशेस को भी कैच कर सकते हैं विद दैट पर्टिकुलर टूल टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपके पास पॉइंट्स बनने शुरू हो गए हैं, सॉलिट्रियन पॉइंट्स, मगदालिनियन पॉइंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं वो। उसी के साथ साथ यू हैव नाइव्स, यू हैव ब्लेड्स, यू हैव ब्यूरिन्स, यू हैव लीफ पॉइंट्स, इतना कुछ है आप लोगों के पास। सो यू कैन हंट एनीथिंग यू लाइक, यू हैव द बिग गेम हंटिंग। बिग गेम हंटिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी एक सोसाइटी बन जाती है, वो सोसाइटी प्लान करती है, और प्लान करके जो है वो बड़े जानवरों की हंटिंग करती है, तो यू कैन हंट एनीबडी। उसी के साथ साथ आपकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, आपकी रेंज जो है वो आप, और उसके साथ साथ आगे चल के हम देखेंगे डेमोग्राफी, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि रेंज बढ़ने की वजह से जो है वो नाउ यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग विद ईच अदर। ठीक है, अगेन ट्रेड के एविडेंसेस भी हैं इन लोगों के अंदर। यू व्हेन यू स्टार्टेड टू ट्रेड विद ईच अदर, तो बेसिकली व्हाट हैपेंड देन वाज कि आपके पास जो है जो एक चीज जो कि आपके पास ईस्टर्न यूरोप के अंदर थी या वेस्टर्न यूरोप के अंदर थी, वो सेंट्रल यूरोप के अंदर भी लाई जाएगी। तो जैसे आपके पास ऑर्नामेंट्स हैं वो लाए गए हैं सेंट्रल यूरोप के अंदर,
वैसे ऑर्नामेंट्स हैं जो कि आपके पास जो है वो वेस्टर्न यूरोप के अंदर जनरली जो है रॉ मटेरियल मिलता है, तो ट्रेडिंग वाज देयर। ठीक है, इनके अंदर वो सारी चीजें, तो इतनी बड़ी आपके पास बास्केट है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट गुड न्यूट्रिशन। ठीक है, उसी के साथ साथ यू हैव चैलेंजिंग लाइफस्टाइल, सो द बिल्ट इट इज जनरली रोबस्ट। ठीक है, तो स्टेचर जो है वो आपके पास अर्ली अपर पेलियोलिथिक के अंदर स्टेचर थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, और आपके पास लेट अपर पेलियोलिथिक के अंदर जो स्टेचर है वो इनका थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ऐसा व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर दैट? जो पहला थ्योरी है हमारी स्टेचर की, वैसे तो थ्योरीज वगैरह की जरूरत नहीं है, स्टेचर की भी जरूरत नहीं है आपको करने की, बट स्टिल इट्स एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, तो जो पहली थ्योरी है हमारी वो ये है कि अर्ली क्रो मैग्नन्स दे हंटेड द लार्ज गेम, जो कि इवेंचुअली आपको जो है वो काफी रिच न्यूट्रिशन देता था। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने जनरली आपके पास जो है वो छोटे छोटे टुकड़ियों में रहना शुरू कर दिया, थोड़ा सा आपके पास जो फिशिंग है वो करनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि इनका जो डाइट है या फिर इनका जो स्टेचर है वो छोटा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देयर आर दी जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स बेसिकली क्या कहते हैं, ये थ्योरी बेसिकली क्या कहती है कि आपके पास जो यूरोपियन क्लाइमेट था उस वक्त, बिकॉज उस वक्त जो है वो देयर वाज अ वॉल्केनिक ब्लास्ट, वॉल्केनिक ब्लास्ट की वजह से जो है वो आपके पास एक वॉल्केनिक ऐश फैल चुकी थी, उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास जो क्लाइमेट था इट वाज गेटिंग मोर एंड मोर कोल्डर, लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम जो है वो आ चुका था। ये सारी चीजें जो है वो उस वक्त हो रही थी। तो जब आपके पास नियंदरथाल सॉरी जब आपके पास क्रो मैग्नन मैन जो है वो यूरोप के अंदर आता है, तो यूरोप के अंदर आने के बाद वेस्ट एशिया के अंदर जनरली यू हैव द वार्म क्लाइमेट। वार्म क्लाइमेट के अंदर हम देखते हैं कि द होमोसेपियंस उस वक्त के, उनका जो हाइट था वो लंबा था। फिर उसके बाद वो यूरोप के अंदर आता है, यूरोप के अंदर आपको जो है वो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर गोल मटोल होना पड़ेगा, इन्यूट जैसा होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आजकल के स्कीमोज होते हैं। तो इवेंचुअली धीरे धीरे जो है वो आपकी हाइट कम होनी शुरू हो गई। ठीक है, इट इज वन ऑफ द थ्योरीज जो कि अगेन इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। फिर उसके बाद जो है वो अगेन देयर इज अनदर थ्योरी बिहाइंड इट, दैट इज द सैंपल बायसिस। सैंपल बायसिस क्या है? पहली चीज है सैंपल क्या होता है। जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी चीज की, तो वहां पे जो है वो एक्सकेवेशंस वगैरह के अंदर या फिर किसी भी चीज की हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डेटा कलेक्शन के लिए हम एक सैंपल जो है वो चूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से आपको प्रोजेक्ट दे दिया किसी ने, इस बार शायद सैंपल के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था, डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। तो सैंपलिंग क्या होती है कि आप कैसे लोगों को चूज करते हो, कैसे अपने डेटा को जो है वो चूज करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया कि सो एंड सो गवर्नमेंट, सो एंड सो पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो अभी चूज हुई है, तो लोगों का क्या मानना है। तो पहला जो है वो ऑप्शन है कि ईवीएम के अंदर घपला हुआ है, दूसरा ऑप्शन है कि लोगों ने वोट अच्छी तरीके से डाला है, तीसरा ऑप्शन है कि ये सरकार जो है वो अगेन इसने पैसा चलाया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने आपको जो है वो 4 ऑप्शन दे दिए, और मैं ये देखना चाहता हूं, ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि आपके पास कितने प्रतिशत लोग जो है वो किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। अब बेसिकली इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू कि आप हर घर के अंदर जाओ, हर घर की जो है वो घंटी खड़काओ, और उससे जो है वो पूछते रहो कि भैया आपको क्या लगता है, भैया आपको क्या लगता है। वेरी लेबोरियस, वेरी, मतलब इतना जो है वो आपके पास इनपुट आउटपुट रेशो नहीं आएगा। तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप जो है वो अपना सैंपलिंग बनाते हो, अपना सैंपलिंग सिस्टम बनाते हो, जिसके अंदर एक जो है वो होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का मतलब है कि आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, जो आपके पास हायर क्लास वाले हैं वो क्या सोचते हैं, लोअर क्लास वाले हैं वो क्या सोचते हैं, मिडिल क्लास वाले क्या सोचते हैं, फिर उसके बाद जाति का स्ट्रक्चर कैसा है, इस जाति वाले क्या सोचते हैं, उस जाति वाले क्या सोचते हैं, उस जाति वाले क्या सोचते हैं, उस जाति वाले क्या सोचते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम्स जो है वो हम सैंपल को कलेक्ट करने के लिए जनरेट करते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज सैंपलिंग। ठीक है, कि अपना हम सैंपल स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं वो कैसे होगा। ठीक है,
तो आपके पास जो है वो यहां पे सैंपलिंग कैसे की जाती है जब आप एक्सकेवेशन करते हो? सैंपलिंग के अंदर बेसिकली आपने लेट से इस पर्टिकुलर एरिया का एक्सकेवेशन करना है। इस पर्टिकुलर एरिया को आप पहले जो है वो अच्छे तरीके से स्टडी करोगे, फिर उसके बाद इसका जनरल सर्वे करने के बाद, जनरल इसकी स्टडी करने के बाद, जनरल जो है वो टोपोग्राफी को देखने के बाद, उस एनालिसिस करने के बाद जो है वो आप इसको कुछ प्रोविनेंस के अंदर जो है वो काट दोगे इस तरह से। फिर उसके बाद आप उससे जो है वो कुछ ना कुछ यहां से एक को, यहां से एक प्रोविनेंस जो है वो एक्सकेवेट कर दिया, फिर उसके बाद यहां से कर दिया। अगेन देयर विल बी सिस्टम्स, आपके लॉजिक्स होंगे अपने कि मैंने ये जो है वो क्यों किया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे मैंने कुछ कर दिया, यहां पे एक्सकेवेशन कर दिया। इस तरह से मैं जो है वो अलग अलग जो प्रोविनेंस है उनके एक्सकेवेशंस करता जाऊंगा, ठीक है। अब बेसिकली उसकी खुदाई की जाती है, और खुदाई के अंदर जो है वो हमें सैंपल्स मिलते हैं। हम सैंपल्स के डायग्राम्स वगैरह जो है वो ड्रॉ करते हैं। अगेन डायग्राम्स ड्रॉ करने का जो है वो अपना तरीका होता है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम अभी। आर्कियोलॉजी के अंदर वो सारा काम किया जाएगा। तो पूरे जो डायग्राम्स वगैरह हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं। पिक्चर्स जो है वो आजकल तो डायग्राम्स नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, पहले किया करते थे। पिक्चर्स जो है वो आपके पास क्लिक की जाती हैं और पिक्चर्स को जो है वो रिपोर्ट के अंदर छाप दिया जाता है, ठीक है। एंड थस यू गेट अ पर्टिकुलर पेपर पब्लिश्ड, ठीक है जी। तो बेसिकली आपके पास जो है वो दिस इज द होल प्रोसीजर। अब इसके अंदर क्या हुआ है, दोबारा हम अपने केस केस के ऊपर आते हैं कि टॉलर इंडिविजुअल्स जो है वो उनको बरियल्स मिल जाते थे, एंड होमोसेपियंस जिनके अंदर बरियल्स का सिस्टम बन चुका था, उनके अंदर जो है वो जनरली हम ये देखते हैं कि वो जब हम ये सबसे पहले सर्वेज वगैरह करते हैं, तो सर्वेज के अंदर हम ये देखते हैं कि इनको बरी कहाँ पे किया गया होगा। तो जनरली दे आर बरीड बीनीथ दी हैबिलेशन, जहां पे उनका हैबिलेशन होता है। अगर केव के अंदर हैबिलेशन है तो केव के अंदर वाली साइड पे बरी नहीं करेंगे, क्योंकि स्मेल वगैरह आती है और इश्यूज आ जाते हैं। वो जो है वो केव का जो डोर होगा उसके बगल में जो है वो बरी करेंगे, ठीक है उनको। और ये देखा जाता था पहले कि टॉलर जो इंडिविजुअल्स हैं दे हैड द हायर लाइकलीहुड टू रिसीव द फॉर्मल बरियल्स, कि उनकी बॉडी को जो है वो ओचर वगैरह से रंगा जाएगा, उसको जो है वो देन उसके बाद उनको जो है वो बरियल के अंदर रखा जाएगा। ऑन दी अदर हैंड दी शॉर्टर इंडिविजुअल्स, उनको जो है वो थोड़ा सा नीचे बरी करते थे, या फिर कहीं और जो है वो इतने फॉर्मल बरियल्स जो है वो नहीं दिए जाते थे। ऐसा क्यों है, ठीक है। अब इसके पीछे भी एक थ्योरी है कि टॉलर इंडिविजुअल्स को जो है वो क्यों अच्छे बरियल्स दिए जाते थे, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो यहाँ पे टॉलर इंडिविजुअल के सैंपल्स जो है वो आपको मिले हैं, ठीक है। तो टॉलर इंडिविजुअल के सैंपल्स आपको यहां पे मिले, इसी वजह से जो है वो यू हैड द सैंपल बायसेस। अब इसके पीछे जो है वो आपके पास एक फंक्शनिस्ट थ्योरी आती है। जो फंक्शनिस्ट थ्योरी है वो बेसिकली ये कहती है कि एक समाज के अंदर उसका सोशल स्ट्रक्चर या फिर उसका सोशल स्टेचर जो है वो हाई होता है, जिसका उस समाज के अंदर यूटिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा हाई है। तो हम मानते हैं कि जो टॉलर इंडिविजुअल्स थे दे हैड ग्रेटर रनिंग कैपेसिटीज, ठीक है। और वो जो है वो दे माइट बी दी मोस्ट गुड हंटर्स, ठीक है। उनकी हंटिंग कैपेबिलिटीज जो है वो हो सकता है कि ज्यादा हो, फिजिकल कैपेबिलिटीज ज्यादा हो, जिसकी वजह से जो है वो इनको लीडरशिप पोजीशन जो है वो मिल जाए। और जनरली जो है वो ये देखा जाता है कि आपके पास जो है जिनको लीडरशिप पोजीशन दी जाती है उनको फॉर्मल बरियल्स दी जाते हैं। सो कई लोग मानते हैं कि ये असल में उनकी हाइट वगैरह जो है वो कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुई थी। ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो अपर पेलियोलिथिक पीरियड के अंदर फॉर्मल बरियल्स जो है, अर्ली अपर पेलियोलिथिक पीरियड के अंदर जो है वो जो फॉर्मल बरियल्स है वो दिए जाते थे टॉलर इंडिविजुअल्स को। जिस वजह से जब एक साइट के अंदर आप एक्सकेवेशन करने के लिए गए, कोई आर्कोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन करने के लिए गया, उसने अपना सर्वे किया, और उसने सर्वे करके जो है वो अपने लॉजिक्स लगाए कि मैं यहाँ पे बगल में जो है जहां पे आपके पास बरियल ग्राउंड्स हैं वहां पे एक्सकेवेशन करूंगा। उस एक्सकेवेशन के अंदर जो है वो उसको जो टॉलर इंडिविजुअल्स है वो मिल गए, ठीक है। नीचे जंगल में जाके जो है वो एक्सकेवेशन जनरली कम की जाती है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी हार्ड टू डू एक्सकेवेशंस देयर। तो कोई भी आर्कोलॉजिस्ट जाएगा वो बरियल साइट्स के लिए जो है वो पहले खोजेगा,
वो उसके लिए जो है वो आपके पास एक सर्वे करेगा। सर्वे के अंदर जहां पे बरियल साइट्स मिलेंगी वहां पे हम अपना इनपुट आउटपुट रेशो देखेंगे और वहां पे अपना एक्सकेवेशन जो है वो करके अपना पेपर छाप देंगे। ठीक है, दिस इज द जनरल प्रोसीजर। तो उसी प्रोसीजर की वजह से हम मानते हैं कि आपके पास ऐसे रिजल्ट्स जो है वो आए हैं, जनरली ये शायद एग्जिस्ट ना करते। ठीक है जी। फिर उसके बाद उनकी स्किन टोन की बारी आती है। तो ये माना जाता है कि क्रो मैग्नन मैन जब वेस्ट एशिया से यूरोप के अंदर आए तो वो काले रंग के ही थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है वो उनका रंग सफेद होता चला गया। ऐसा क्यों होता चला गया? बिकॉज आपके पास these are the two genes SLC4A5 and SLC45A2 जीन। ये दो जीन्स हैं। ये दो जीन्स का मॉडर्न यूरोपियन पॉपुलेशन के अंदर काम है कि उनका जो रंग है वो गोरा कर देना, यानी कि जो आपके पास मेलानिन का सिक्रीशन है उसको कम कर देना। ये दो जीन्स का मॉडर्न यूरोपियन पॉपुलेशन के अंदर जो है वो काम दिखाई देता है। एंड ये दो जीन्स जो हैं वो आपके पास क्रो मैग्नन मैन के अंदर भी मिली हैं। बट इनका जो एवोल्यूशन है वो हम मानते हैं कि आपके पास 19,000 साल से लेके 11,000 साल तक जो है वो हुआ होगा। ठीक है, 19,000 साल से लेके 11,000 साल तक। ओके, तो बेसिकली पहले क्रो मैग्नन मैन आया कब से? 56,000 ईयर्स अगो लगभग तब आया। तो आपके पास 56,000 से लेके 19,000 साल तक वो लगभग जो है वो इसका रंग जो है वो काला ही रहा। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो तकरीबन 19,000 साल पहले हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर गया। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम वगैरह भी जो है वो आपके पास आके चला गया। तो आपके पास जो है वो तब जाके इसका रंग जो है वो सफेद होता है। ठीक है, तो मॉडर्न यूरोपियंस का जो रंग है वो सफेद बहुत रिसेंटली हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 लाख साल पहले जो है वो मॉडर्न यूरोपियंस का जो है वो आपके पास सफेद रंग या फिर ये जो आजकल आपको फेशियल फीचर्स दिखाई देते हैं ये हुए हों। दे आर वेरी रिसेंट। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है वो जेनेटिक्स की बात आती है। जेनेटिक्स के अंदर जो क्रो मैग्नन मैन है वो आउट ऑफ अफ्रीका एक्सपेंशन को जो है वो बड़े बखूबी तरीके से जो है वो समझाता है कि आपके पास, और अगेन हम जो है वो हैप्लोग्राफ्स करेंगे इसके, तो हैप्लो ग्रुप्स भी जो है वो आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस को ही जो है समझाते हैं कि आपके पास तकरीबन 1 लाख साल पहले जो है वो एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन जो है वो पहुंचा वेस्ट एशिया के अंदर। वो जो है वो अलग अलग जगह के ऊपर फैल गया। एंड देन उसके बाद जो है वो क्रो मैग्नन मैन उन्हीं चीजों को जो है वो उन्हीं होमोसेपियंस जो कि पहले होमोसेपियंस थे, कौन है हमें नहीं पता। ठीक है, उन होमोसेपियंस को जो है वो उसी के माइग्रेशन पाथ्स को जो है वो करता हुआ, फॉलो करता हुआ जो है वो आपके पास अपर पेलियोलिथिक जो सेंट्रल यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है, उसको जो है उसके ऊपर जाता है। ठीक है, अगेन अगर हम इनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो अगेन सजेस्ट करता है कि तकरीबन 50,000 साल पहले का डाइवर्जन है। ठीक है, कि 50,000 साल पहले जो है वो क्रो मैग्नन मैन जो है वो बनता है या फिर वो डाइवर्ज करता है किससे? जो आपके पास मॉडर्न होमोसेपियंस जो कि अफ्रीका से जो है वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये जो है क्रो मैग्नन मैन ऐसा है। हमने क्या किया था आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस में कि अफ्रीका से आपके पास जो होमोसेपियंस हैं वो बाहर निकले, वो वेस्ट एशिया में पहुंचे, वेस्ट एशिया से अलग अलग ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि आपके पास जो है वो तकरीबन जो मॉडर्न होमोसेपियंस हैं 1 लाख साल के बाद ही जो है वो यूरोप के अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं। कुछ जो है वो एशिया के अंदर आ जाते हैं और तकरीबन जो है वो आपके पास 50-40 हजार साल पहले जो है वो धीरे धीरे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये तो था पहली ब्रांच जो कि होमोसेपियंस की आई, उसकी कहानी हमने की आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस में। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ, अब ऐसा नहीं है, अगेन ऐसा नहीं है कि हम जब होमोसेपियन या फिर मॉडर्न होमोसेपियन की बात कर रहे हैं जो कि वेस्ट एशिया के अंदर पहुंचे और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग एक गठजोड़ के अंदर थे और घूमते फिर रहे थे। ऐसा नहीं है। There were different populations who were migrating and who were diverging at the same time.
ठीक है, कोई एशिया के अंदर जाके रह गया, उसका किसी और ग्रुप के साथ मनमुटाव हो गया कि मैं इसके साथ नहीं रहता, मैं तो कहीं और जा रहा हूं, वो जो है वो कहीं और चला गया, दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप जो है वहीं पे रह गया। वही सिलसिला क्रो मैग्नन मैन के साथ है कि क्रो मैग्नन मैन जो है वो वेस्ट एशिया के अंदर बैठा रहा काफी देर, तकरीबन 50,000 साल तक। ठीक है, उसको जो है कोई दिक्कत नहीं आई, उसके साथ वाले होमोसेपियन जाते रहे। वो होमोसेपियन कोई जो है वो यूरोप के अंदर पहुंच रहा है, कोई नियंदरथाल मैन के साथ लड़ाई लड़ रहा है, कोई जो है डेनिसोवियन मैन के पास पहुंच गया, उसके साथ लड़ाई लड़ रहा है, कोई जावा के अंदर पहुंच गया, उसके जंगलों में जो है वो जा रहा है। सो इट हैपेंड, कोई ऑस्ट्रेलिया तक जो है वो पहुंच रहा है। लेकिन ये जो है वो शांति से वेस्ट एशिया के अंदर आपके पास जो है वो बैठे हैं। नाउ व्हाट हैपेंड अबाउट 50,000 ईयर्स, वी डू नॉट नो क्या हुआ इनको, कि इन्होंने जो है वो आपके पास यूरोप की तरफ जो है वो मुंह कर लिया और यूरोप की तरफ जो है वो चल दिए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो आपके पास अगेन इस चीज को सजेस्ट करता है कि अपर पेलोलिथिक तकरीबन जो है वो आपके पास 50,000 साल पहले जो है, या फिर इसकी जो और अच्छी डेट जो है वो हमने निकाली है आर्कियोलॉजिकल फेसिट से निकाल के, वो है 56,800 ईयर्स अगो, ये डेट। तो इस डेट के ऊपर जो है वो आपके पास ये लोग वेस्ट एशिया से जो है वो आपके पास यूरोप के अंदर आ गए और यूरोप के अंदर इन्होंने फैलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो आपके पास जिनोमिक स्टडीज हैं, जिनोमिक स्टडीज कहते हैं कि यूरोप के अंदर आने के बाद दे डाइवर्ज इनटू थ्री काइंड ऑफ लीनिएजेस। तीन तरह के लोग जो है वो यूरोप के अंदर आने के बाद जो है वो इनके बनते हैं, तीन लीनिएजेस बनती है। पहली लीनिएज है दैट इज रिलेटेड टू द लेटर क्रोमैग्नन्स। लेटर क्रोमैग्नन्स कौन है? दैट विल मैरी लेटर क्रोमैग्नन्स कौन है भाई? दैट विल मैरी दी नियंदरथाल मैन। ठीक है जी, दोज आर द लेटर क्रोमैग्नन्स। और नियंदरथाल मैन को मैरी करने के बाद ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ठीक है, खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास आते हैं बेसल यूरोपियन यूरेशियन लीनिएज। बेसल यूरेशियन लीनिएज जो है वो लीनिएज है जो कि आपके पास आगे चल के यूरेशिया के अंदर फैलती है। ठीक है, आगे चल के यूरेशिया के अंदर फैलती है और क्या करती है? एग्रीकल्चर करती है। अगेन इट इज जस्ट अ हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद एक जो है वो हम ये मानते हैं कि आपके पास जो है वो साइबेरियन के अंदर, जो साइबेरिया के अंदर जो है वो फैली। फिर उसके बाद फू और उसकी टीम ने, फू एट अल, एट अल का मतलब होता है उसकी टीम। ठीक है, फिर उसके बाद 2016 के अंदर फू और उसकी टीम ने जो है वो आपके पास एक एनालिसिस किया। उनका एनालिसिस कहता है कि अर्ली क्रो-मैग्नन मैन डिड नॉट कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंटली टू द प्रेजेंट डे जीनोम। सॉरी, आजकल के जीनोम के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। दे हैड दीज लीनिएजेस बट एवरीबडी वेंट समवेयर एल्स, जो कि आपके पास बेसल यूरेशियंस थे, उन्होंने शायद एग्रीकल्चर स्टार्ट की हो, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो धीरे 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 उनका जीनोम जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, जो आपके पास साइबेरिया के अंदर गए, हो सकता है वहां पे उन्होंने हंटिंग गैदरिंग स्टार्ट की हो, लेकिन धीरे धीरे उनका जीन भी जो है, उनका जीन पूल या फिर उनका जीनोम भी जो है वो चला गया। ठीक है, सो आपके पास जो है वो बेसिकली 37,000 years ago Cro-Magnon man descended from a particular founder population, और आपके पास जो है वो अगेन इट इंडिकेट्स अ फाउंडर इफेक्ट। जरूरत नहीं है इस चीज को करने की, लेकिन आपके पास जो है वो इनका जीनोम काफी ज्यादा डिल्यूट हो चुका है मॉडर्न ह्यूमन पॉपुलेशंस के अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा डिल्यूट हो चुका है। हो सकता है कि ये इंसेस्टर हो, ठीक है, बट पॉपुलेशन के अंदर इनका जो जीनोम है, जीनोटाइप है, इट इज वेरी मच डिल्यूटेड, ऑलमोस्ट डिल्यूटेड, कि इसके इनके अवशेष जो है वो बहुत कम आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, बेसिकली व्हाट वी हैव हाइपोथाइज्ड इज कि क्रो मैग्नन मैन जो है वो देन somebody shifted into the साइबेरियन कंटिनेंट, कुछ जो है वो आपके पास वेस्ट एशिया के अंदर आ गए। ठीक है,
सो धीरे धीरे जो है वो ये खत्म होते चले गए, ज्यादा जो है वो आपके पास नहीं आए। और इनको कंपटीशन कहां से मिल रहा था? इनको कंपटीशन मिल रहा था जो कि ऑलरेडी होमोसेपियंस जो है वो उन एनवायरमेंटल नीश के अंदर एग्जिस्ट हो रहे थे। हमने क्या किया था? 1 लाख साल पहले होमोसेपियंस जो है वो आए। होमोसेपियंस जो है वो आपके पास वेस्ट एशिया के अंदर जो है वो आ गए, आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस के अंदर। वहां पे आके उन्होंने जो है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर अलग अलग एनवायरमेंटल नीश के अंदर जाके वो बैठ गए। ठीक है, देवर वेल अडेप्टेड टू दोज एनवायरमेंटल नीश। फिर उसके बाद क्रो मैग्नन जाता है। सो हो सकता है कि क्रो मैग्नन मैन, अगर उनके साथ उन्होंने इंटरमिंगलिंग भी की, मीटिंग भी की, तो उसका जो जीन है वो आपके पास नेचुरल सिलेक्शन के अंदर मारा गया। क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन उसी चीज को सिलेक्ट करेगी जो कि वेल अडेप्टेड होगी। और आपके पास जो पहले वाले मॉडर्न होमोसेपियंस हैं, जो पहले ही वेस्ट एशिया से आपके पास यूरोप के अंदर जा चुके हैं, साइबेरिया के अंदर जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जा चुके हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो जो है दे विल बी मच मोर एनवायरमेंटली अडेप्टेड। ठीक है जी। तो अगर मैरी किया होगा तो नेचुरल सिलेक्शन ने उनको नहीं बख्शा। अगर आपके पास वो कंपटीशन के अंदर आ गए तो कंपटीशन में भी जो है वो लोग हार गए होंगे। ठीक है। सो सम व्हाट वी थिंक ऑन द लाइंस ऑफ द इंटरमिंगलिंग, कि उनके अंदर डाइल्यूशन इतना ज्यादा हो गया इंटरमिंगलिंग की वजह से, और बिकॉज दे वर जस्ट माइग्रेटिंग इनटू द डिफरेंट एनवायरमेंट्स, कि वो जो है वो अपने जीन्स वगैरह को शायद बचा ना पाए हों। अगेन इट इज जस्ट अ स्टडी। ठीक है। सो इस तरह, इस वजह से इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो होगा, बट इट वॉन्ट बी दैट सिग्निफिकेंट। इतना सिग्निफिकेंटली जो है वो इन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा। ये चीज जो है वो अब ध्यान में रखना, जो मैंने अभी बताई है। आगे चल के जब हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स करेंगे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर मैं माइग्रेशन करवाऊंगा। वहां पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स का जो एक नेचर है वो ये है कि हम मैथमेटिक्स को यूज करते हैं उस जीन की फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है। उन जेनेटिक फार्मूलाज को देखते हैं हम, और उस फार्मूला के अंदर जो है दोबारा फिर से मैं इसी चीज को सिद्ध करके दिखाऊंगा कि जो नेटिव पॉपुलेशन होती है, नेटिव पॉपुलेशन अल्टीमेटली जो आपके जीन्स हैं, जो कि बाहर से जीन्स आ रहे होते हैं, जो कि फुली अडेप्टेड नहीं होते हैं उस एनवायरनमेंट की वजह से, उन जीन्स को जो है वो आपके पास पूरी तरह से अल्टर करने में जो है वो सक्षम रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज अ कम्युनिटी इन इंडिया कॉल्ड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आपके पास जो है वो कब आई होगी? तकरीबन 100 साल पहले ही आई होगी, जब आपके पास अंग्रेज जो है वो आए। ठीक है। टॉम एल्टर जैसे लोग जो है वो तभी यहाँ पे, उनके बाप दादा जो है वो तभी यहाँ पे आके बसे। उन्होंने, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ने यहाँ पे आए, किसी की जो है वो पोस्ट क्लर्क की थी, किसी की कुछ, किसी की कुछ, उन्होंने जो आपके पास जो यहाँ की लड़कियां हैं उनके साथ शादी की, और फिर जो है वो बच्चे पैदा हुए। अब बेसिकली धीरे धीरे इट इज हाइपोथाइज्ड, और हम ये देख भी रहे हैं कि आपके पास उनके अंदर जो ब्रिटिश ट्रेड्स थे, वो ब्रिटिश ट्रेड्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, और जो आपके पास जो इंडियन ट्रेड्स थे वो जो है वो ज्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है। द रीजन बिहाइंड इट इज द नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो उन्हीं चीजों को सिलेक्ट करेगी, उन्हीं जीन्स को या फिर उस जीनोम को सिलेक्ट करेगी दैट विल बी मच मोर अडेप्टेड टू द नेचर। ठीक है जी। सो दिस वाज द प्राइमरी रीजन, कि अगर उन्होंने उस होमोसेपियंस के साथ मेट भी किया होगा, तो अगेन आपके पास मेटिंग की वजह से जो आज की जीन्स को जो वो दे सकते थे, वो जो है वो शायद नहीं प्रॉपरली दे पाए होंगे। ठीक है। देन उसके बाद बात आती है उनके हैप्लोग्रुप्स की। हैप्लोग्रुप्स का मतलब है उनके जेनेटिक मार्कर्स की, जिससे जो है वो हम ये देख पाते हैं कि आपके पास इनका जो लीनिएज है वो किस तरह से डाइवर्ज हुआ, दैट इज नोन एज दी हैप्लोग्रुप्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं से देखते हैं, वाई डीएनए के अंदर जो है देयर आर सर्टेन जेनेटिक मार्कर्स। ठीक है। तो आपके पास वाई डीएनए के अंदर दीज आर C1 IJ K2A, दीज आर द जेनेटिक मार्कर्स ऑफ द क्रो मैग्नन मैन। ठीक है। जो कि आपके पास 35,000 से 30,000 साल पहले जो है वो आए, और इससे हमें ये पता चलता है
दैट दे ओरिजिनेटेड इन दी वेस्ट एशिया, और फिर उसके बाद जो है वो ये आगे चल के यूरोप के अंदर, वेस्ट एशिया से ये ओरिजिनेट हुए और आगे चल के जो है वो ये यूरोप के अंदर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, अब ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगेन अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन कि आपके पास मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इन द ह्यूमन एवोल्यूशन। एंड देयर आर हाईली हाईली लाइकली चांसेस कि उस क्वेश्चन को जो है वो दोबारा फिर से रिपीट किया जाएगा। तब बच्चों के पास सिर्फ एक ही पॉइंट होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के रिगार्डिंग, कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को एनालाइज करते हैं और हम वाई क्रोमोसोमल एनालिसिस या फिर वाई क्रोमोसोम के जो डीएनए है उसको जो है वो एनालाइज करते हैं, उसकी फिंगरप्रिंटिंग की जाती है या फिर उसके जो जेनेटिक मार्कर्स हैं जो उसके हैप्लोग्रुप्स हैं उसको एनालाइज किया जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर एबल टू सी कि आपके पास आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन जो है वो कब हुआ था। तो वो सिर्फ जो है वो चीज लिख के आते हैं कि आपके पास जो है वो इसी से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस से जो है वो हमें ये पता चलता है कि आपके पास जो आउट ऑफ अफ्रीका जो होमोसेपियंस जो बाहर निकले वो जो है उसकी डेट तकरीबन 1,20,000 साल पुरानी है। ठीक है, बस इतना ही बच्चों को आता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड देयर आर अदर पॉसिबल और अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो जो कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी देते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये the haplogroups that are found in the Cro-Magnon man। ठीक है, जो CMM के साथ है। तो आपके पास जो Y डीएनए के हैप्लोग्रुप्स हैं जो आपके पास क्रो-मैग्नन मैन के अंदर मिलते हैं और जो आपको बताते हैं कि आपके पास इसकी जो डेट है वो 35,000 से 30,000 साल की है, कि तकरीबन आपके पास 35 से 30,000 साल पहले जो है वो आपके पास फॉर श्योर इट हैड माइग्रेटेड फ्रॉम, फॉर श्योर द कीवर्ड इज फॉर श्योर, इट हैड माइग्रेटेड इन दी यूरोप, कि सब लोग जो है वो यूरोप के अंदर आ गए थे। ठीक है, तो आपके पास दीज आर द जेनेटिक मार्कर्स जो कि वाई डीएनए के ऊपर जो है वो आपको मौजूद मिलते हैं। ठीक है, अब हैप्लोग्रुप्स बनते कैसे हैं इस चीज को एक बार समझ लो। ठीक है, कई जो है वो नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड के भी बच्चे बैठे हुए हैं। बेसिकली लेट से आपके पास जो है वो ये है आपका कॉमन इंसेस्टर। इस कॉमन इंसेस्टर से जो है वो आप यहाँ पे जो है वो शिफ्ट हुए, कुछ लोग आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, यहां से जो है वो आप लोग यहां पर पहुंच गए, यहां से कुछ लोग यहां पे पहुंच गए, कुछ लोग यहां से यहां पे पहुंच गए, कुछ लोग यहां से यहां पे पहुंच गए। सिमिलरली यहां पे भी यही जो खेल है वो चलता जा रहा है। ठीक है, अब बेसिकली आप क्या करते हो, यहां पे आते हो, दिस इज योर एक्सकेवेशन साइट। यहां पे आपने चीजों को एक्सकेवेट किया और आपने जो है वो डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, डीएनए को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, जीनोम को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। डीएनए के अंदर जो इसके सैंपल्स मिलेंगे उसके अंदर हमारे लिए दो चीजें जो है वो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हैं। दो तरह के जो डीएनए के अवशेष हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द वन इज द वाई क्रोमोसोम डीएनए, ठीक है, दूसरा जो है दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। वाई क्रोमोसोम डीएनए जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रिकंबाइन नहीं करता है किसी और के साथ, जो है वो उसका कोई लेना देना नहीं है, वो पर्टिकुलरली फादर की लाइन में ही चलता है। ठीक है, सिर्फ लड़कों के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है, लड़कियों के अंदर वाई क्रोमोसोम नहीं होता है। क्योंकि लड़कियों के अंदर वाई क्रोमोसोम नहीं होता है तो सिर्फ जो है वो आपके पास फादर टू सन टू सन टू सन टू सन टू सन, इस तरह से इसका जो है वो इनहेरिटेंस चलता रहता है। तो इसको किसी और क्रोमोसोम के साथ जो है वो मिलने जुलने की कोई जरूरत नहीं होती है। सो वाई क्रोमोसोम इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस अगर हम फादर की लाइन को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अगेन इसको किसी और के साथ जो है वो कंबाइन होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको रिकंबिनेशन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, रिकंबिनेशन समझते हो ना, व्हेन देयर आर टू क्रोमोसोम्स, आपके पास जो है वो आपके पास ये कुछ जीन्स इधर की इधर हो जाती हैं, कुछ जीन्स इधर की इधर हो जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है दिस इज नोन एज द रिकंबिनेशन। तो इनको किसी से कोई लेना देना है नहीं, दोनों दोनों को, इस वजह से दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है जी,
तो आपके पास सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये मदर लाइन से जाएगा, बिकॉज जब आपका रिप्रोडक्शन होता है तो आपके पास जो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है वो मदर का ही आप इनहेरिट करते हो, फादर का नहीं होता है आपके अंदर। फादर का सिर्फ जो न्यूक्लियर डीएनए है वो आपके पास आ रहा है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर म्यूटेशंस जो है वो काफी ज्यादा तेज होती हैं। न्यूक्लियर डीएनए में उतनी ज्यादा तेज नहीं होती जितनी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि लेट से यहां पे हमें जो है वो कुछ मार्कर्स मिले एक्स वाई जेड, ठीक है? तो उसी से जो है वो हमें यहां पे मार्कर्स मिलते हैं एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स वाई जेड हैं यही मार्कर्स लेके ये पॉपुलेशन जो है वो यहां पे पहुंची है। फिर उसके बाद जो है वो हमें यहां पे जो है वो मार्कर्स मिलते हैं एक्स वाई एक्स और एक्स डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास, और यहां पे फिर से पॉपुलेशन जो है वो आपके पास मिलती है एक्स वाई और एक्स वाई डैश एक्स डैश। तो इसका मतलब है इस एक्स डैश वगैरह से आपने जो है वो अंदाजा लगा लिया कि दिस एक्स डैश इट बिकेम जेड इन हेयर, और आगे जो है वो इस तरह से जाता है। और इससे आपने अंदाजा लगा लिया बिकॉज एक्स डैश इज देयर, तो आपके पास यहां से जो है वो इनका डाइवर्जन हुआ होगा। तो इस तरह से आप डीएनए को लेते हो, डीएनए के डेटा को लेते हो, और डीएनए के डेटा को लेते हुए जो है वो आप अपने आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड के साथ जो है वो मैच करते हो, डेट्स के साथ मैच करते हो, ठीक है? देन यू हैव दीज डेट्स, ठीक है? उस चीज को जो है वो हम कहते हैं दैट यू हैव दी हैप्लोग्रुप्स। समझ में आ रही है अभी बात? ठीक है? मॉलिक्यूलर डीएनए किस तरह से यूज होता है एवोल्यूशन के अंदर, समझ में आ गया भाई सबको? ठीक है? तो इस तरह से आपके पास म्यूटेशंस होते रहेंगे। जैसे ये एक्स डैश के अंदर दिस एक्स डैश इट बिकेम जी और जेड, ठीक है? और यहां पे जो है वो एक्स डैश का एक्स डैश रहा है, लेकिन यहां पे वाई का वाई डैश हो गया। तो आपको अब जो है यू कैन इजीली हाइपोथाइज कि आपके पास जो है वो इसका इस तरह से जो है वो माइग्रेशन हुआ होगा, और कैसे जो है वो अपनी पॉपुलेशन से ये जो है वो अलग थलग होता चला गया। समझ में आ रही है अभी बात? ठीक है? सो आपके पास जो है वो पैट्री लाइन के जो हैप्लोग्रुप्स हैं दे आर C1IJK2A, यानी कि आपके पास इसी लीनिएज से ये जो हैप्लोग्रुप्स हैं दे ओरिजिनेटेड इन अबाउट 35,000 टू 30,000 ईयर्स अगो। और ये जो है वो आपके पास वेस्ट यूरोप और एशिया, ये हमें बताते हैं कि आपके पास ये जो पॉपुलेशन है वो वेस्ट यूरोप और एशिया के अंदर प्रोबेबली पैदा हुई होगी। फिर उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के ग्रुप्स हैं दे आर NRU एंड स्पेशली U5, ठीक है? जो कि आपको मिले हैं, और अगेन ये बताते हैं कि आपके पास जो है वो यूरोप के अंदर ये पॉपुलेशन जो है वो फैल चुकी थी, ठीक है? तो दीज आर द हैप्लोग्रुप्स। व्हाट द पॉइंट? थोड़ा सा आपको जो है रट्टा मारना पड़ेगा इनको, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट NRU, बस ये याद कर लेना, ठीक है? इनके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, जैसे एन के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, N1 वेरिएंट है, N2 वेरिएंट है, ठीक है? यू के अलग अलग आगे वेरिएंट्स होते हैं, U1 वेरिएंट है, U3 वेरिएंट है, U5 वेरिएंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब कुछ, ये भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है? तो अगेन यू कैन साइट दीज थिंग्स एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि वो जब आप प्रॉपरली एग्जाम्पलीफाई नहीं कर रहे हो अपने थीसिस को, अपने आइडिया को, तो वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोल बच्चन लगता है कि आपने जो है वो ऊपर ऊपर से पता नहीं क्या कुछ बता दिया, क्या कुछ लिख दिया, लेकिन कुछ एग्जाम्पलीफिकेशन जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है? सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आपको याद रखना है, ठीक है? तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक चीज को अच्छे तरीके से रिवाइज करो, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपसे जो है वो सारी चीजें अगर क्रो मैग्नन मैन हम कर रहे हैं तो सिर्फ क्रो मैग्नन मैन के परस्पेक्टिव से ही पूछी जाए, दे कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द अदर परस्पेक्टिव्स एज वेल, ठीक है जी? फिर उसके बाद बेसिकली देयर आर आल्सो एविडेंसेस
फॉर द इंटरब्रीडिंग विद द नियंदरथाल मैन। ठीक है, मॉडर्न होमोसेपियंस के पास जो है वो आपके पास 1 से 2% जो है वो नियंदरथाल का डीएनए है, बट अगेन इनका डीएनए जो है वो, इनका ये वाला डीएनए जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव गॉट द डीएनए इन द क्रो मैग्नन मैन। ठीक है, तो आपके पास रोमेनिया के अंदर देयर इज ओस वन इंडिविजुअल और ओस वन फॉसिल, उसके पास जो है वो 6 से 9% जो है वो नियंदरथाल का डीएनए जो है वो पड़ा हुआ है, सजेस्टिंग दैट द नियंदरथाल एंसेस्टर 1 से 6 जनरेशन तक जो है वो उन्होंने आपस में जो है वो शादियां की, 1 से 6 जनरेशन तक वो जो है वो आपस में शादियां करते रहे नियंदरथाल ग्रुप के साथ, ये लोग तकरीबन 40,000 साल पहले। ठीक है, ओवर द टाइम द नियंदरथाल जीन्स दे डिक्रीज्ड इन देम। ठीक है, तो ये वाले जो जीन्स हैं ये मॉडर्न होमोसेपियंस के पास जो है वो नहीं आए हैं। ठीक है, बहुत कम आए हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट। देन उसके बाद बात आती है इनकी डेमोग्राफिक की। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी थी? सो देयर वाज पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जब आप लोअर पेलियोलिथिक से जो लोअर अर्ली सॉरी, जो आपके पास अपर अर्ली पेलियोलिथिक है उससे जब आप अपर लेट पेलियोलिथिक की तरफ जाते हो, सो देयर इज द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज। ठीक है, और आपके पास जो है वो बेसिकली अगेन 10 गुना जो है वो हुबलिन का मानना है कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी, और आपके पास जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एक जो कारण है वो बढ़ने का वो ये है कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि अपर पैलियोलिथिक की जो लेट फेज है, ठीक है, खास करके जिसको आप मगदालिनियन फेज कहते हो, मगदालिनियन फेज के अंदर इन्होंने जो हंटिंग है, जो रिस्की हंटिंग होती थी वो करनी बंद कर दी थी। उस वक्त जो है वो आपके पास अगेन ग्लेशियर्स जो है वो पिघलने शुरू हो गए थे, बिकॉज आपने देखा दैट लास्ट मैक्सिम, जो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम है, इट स्टार्ट्स टू रिसीड। ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो आपके पास कैनाल्स, नहर जो है वो बननी शुरू हो जाती है, सॉरी जो आपके पास रिवर्स वगैरह हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। एंड देन दे स्टार्टेड, बिकॉज उस टाइम के ऊपर मगदालिनियन पॉइंट्स भी हैं, आपके पास लीफ पॉइंट्स भी हैं, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट यू कैन क्रिएट हुक आउट ऑफ अ बोन, इतना ज्यादा आप डेवलप हो चुके हो। सो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट टू फिश। जो आपने स्पीयर्स बनाए हैं उसके साथ आप फिशिंग कर सकते हो, जो हुक्स बनाए हैं या फिर हुक्स आप जो बनाने वाले हो, जो बनाने का पोटेंशियल रखते हो, उनसे आप जो है वो फिशिंग कर सकते हो। हरपून से आप जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो फिशेस को प्रोसेस कर सकते हो। सो यू हैव ऑल दैट टेक्नोलॉजी। सो क्यों आप बाहर जाएंगे और हंटिंग करेंगे और अपनी जान गंवा देंगे? ऑन द अदर हैंड द फिशिंग इट इज वेरी इट इज सेफ, और फिश के साथ साथ जो है वो आपको अच्छा खासा प्रोटीन भी मिलेगा, आपको अच्छा खासा फैट सोर्स भी मिलेगा। सो यू विल स्टार्ट फिशिंग, ठीक है, रादर देन हंटिंग। तो जब आप फिशिंग करना स्टार्ट कर दोगे, आपका जो लाइफ है वो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा सिडेंट्री हो जाएगा, क्योंकि आपको दूर दूर जो है वो जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो जब आपका लाइफस्टाइल ज्यादा सिडेंट्री हो जाएगा तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? आपकी पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो वही चीज जो है वो हमें यही यहां पे दिखाई देती है कि आपके पास यहां पे जो पॉपुलेशन साइज है वो आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ती है, लेकिन फिर उसके बाद लास्ट तो सॉरी, हाँ, धीरे धीरे जो है वो आपके पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो 40,000 से 30,000 साल पहले ये हाइपोथाइज किया गया कि आपके पास सिर्फ 1700 से लेके 28,000 तक जो है वो लोग बढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो और ज्यादा अपर लिमिट जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, सो आपके पास जो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम है उसके बाद और उसके अंदर जो है वो आपकी मोबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो गई, और आपने जो है वो बेसिकली जो एक फिशिंग वगैरह है वो इसके अंदर जो है वो करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, सो ओके, देयर इज अ क्वेश्चन
सर मतलब ये हैप्लोग्रुप्स क्रो मैग्नन मैन में मिले हैं और मॉडर्न यूरोपियन पॉपुलेशन में भी मिले हैं. सो वी सो दिस शो दैट द क्रो मैग यस 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 एग्जैक्टली. In some modern European populations, not all modern European populations. ठीक है. उनके अंदर भी मिले हैं, कुछ इनके पूर्वजों के अंदर भी मिले हैं, जिससे हम बेसिकली ये मान पाते हैं, जिससे हम ये बेसिकली बहुत एफिशिएंटली ये हाइपोथाइज कर पाते हैं दैट दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्ट एशिया. ठीक है जी. फिर उसके बाद कल्चरल एंड द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. दे हैड द बिग गेम हंटिंग. ठीक है. और उसी के साथ साथ स्मॉल एनिमल्स भी ये खा लेते थे, फिशिंग भी कर लेते थे, प्लांट्स वगैरह भी ये खा लेते थे. हंटिंग टेक्निक के अंदर जो है वो गेम ड्राइव सिस्टम जो है वो ये यूज करते थे. हाँ हाँ. पोस्ट ग्लेशियल पीरियड में क्या? हाँ बिग गेम हंटिंग कम हो गई थी. कहाँ पे? लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम ये वाला? वो तो जनरली, नहीं नहीं, वो तो जनरल हम कह रहे हैं ना सबके अंदर. लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम तो इनका एक छोटा सा फेज है. ये तो बहुत पुराने हैं, बाबा आदम हैं ये तो, मतलब 56,000 ईयर तक वाले हैं. लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम कब आया? ये देखो. लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम जो है, और लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम के बाद जो फिशिंग स्टार्ट होती है उसकी बात हम कर रहे हैं. लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम आता है, हाँ ये आता है 19,000 साल तक. ये कब के हैं? क्रो मैग्नन मैन 56,800 ईयर्स अगो. ठीक है. तो हम जो है वो आपके पास जो इसके बीच वाले 30,000 साल हैं उनको निग्लेक्ट थोड़ी थोड़ी ना कर सकते हैं. और लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम के दौरान भी आपके पास जो है वो बिग गेम हंटिंग हुई है. बिग गेम हंटिंग तब जो है वो आपके पास स्टॉप हुई है या फिर कम हुई है जब आपने धीरे धीरे जो है वो सेटल्ड लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दिया. दैट वाज अगेन, यहां पे हमने लिखा है, दैट वाज अगेन इन हेयर, अराउंड इन हेयर. ठीक है. तो आपके पास 22,000 साल पहले. ठीक है. तब जो है वो धीरे धीरे हमने बिग गेम हंटिंग स्टार्ट कर दी, पहले तो थी. ठीक है. वो चीज है ये. व्हाट द पॉइंट, समझ में आ गई बात? ठीक है. सो इन दी हंटिंग टेक्निक्स दे हैव गेम ड्राइव सिस्टम. गेम ड्राइव सिस्टम का मतलब क्या होता है? अब बहुत बड़े जानवर को मारना है आपने. नियंदरथाल मैन क्या करते थे, बहुत, और नियंदरथाल मैन के अंदर भी था ये, और आपके पास रोडेशियन मैन के अंदर भी था. ठीक है. और कई मानते हैं जावा मैन के अंदर भी था. बेसिकली व्हाट दे डिड वाज कि वो भागते थे टूवर्ड्स एन एनिमल, और एनिमल को जो है वो पास जाके इस तरह से भाला मारते थे. दिस वाज द डायरेक्ट इंक्लूजन टेक्निक. डायरेक्टली जो है वो आप सामने वाले को जो है वो जाके मारोगे. ठीक है. कि सामने से एनिमल आ रहा है, नियंदरथाल मैन जो है वो दो तीन भागे उसकी तरफ, और बड़े ब्रेव थे और उन्होंने जो है वो भाला मार दिया उसको. ठीक है. दिस इज व्हाट दे डिड पहले. तो उसकी वजह से बेसिकली हम क्या देखते हैं, उनके ब्रो रिजेस जो है वो काफी बड़े हैं. ठीक है. उसके अंदर फेशियल कैविटी है उनके अंदर. ये सारी चीजें जो है वो फीचर्स दिखाई देते हैं. बिकॉज अगेन ब्रो रिजेस कहां पे काम आएंगे? ब्रो रिजेस काम आएंगे जब आपको जो है वो कोई सामने वाला झटका दे रहा है. तो ब्रो रिजेस जो है वो दे विल एक्ट एज द शॉक अब्जॉर्बर्स. द फेशियल कैविटी इट विल एक्ट एज द शॉक अब्जॉर्बर. सिमिलरली रोडेशियन मैन के अंदर भी यही है, बड़े बड़े ब्रो रिजेस हैं. क्रेनियल वॉल्ट जो है बड़ा मोटा है. तो अगेन वो ऐसी टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, सामने से जो है वो मारने की कोशिश कर रहे हैं एनिमल को. तो एनिमल भी जो है वो आपकी पूजा थोड़ी ना करेगा. एनिमल जो है वो या तो भाग जाएगा या फिर आपको जो है वो सामने से जो है वो आएगा, आपकी तरफ जोर से आएगा, आपको मारेगा. ठीक है. तो आपको चोट लगेगी, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होगी.
तो वो नियंदरथाल मैन, रूडेशियन मैन दोनों के अंदर दिखाई देती है। आपके अंदर फ्रैक्चर्स आएंगे, नियंदरथाल मैन में हमें दिखाई दिया फ्रैक्चर्स, रूडेशियन मैन में दिखाई दिया हमें फ्रैक्चर्स। ठीक है जी। जावा मैन के अवशेष बहुत कम मिले हैं, नहीं तो पक्का उनके अंदर भी होते ये सारी चीजें। इन्होंने इस टेक्निक को अबैंडन कर दिया। इन्होंने कहा कि हमें क्या जरूरत पड़ी है कि सामने वाले को जो है इस तरह से मारे। वी हैव आवर बोज, वी हैव आवर स्पीयर्स। हम जो है वो एक एनिमल को दौड़ाएंगे। ठीक है, ये जो है वो आपके पास एनिमल है, इसको जो है वो हम, दिस इज यू, ठीक है, हमारे पास स्पीयर है, हमारे पास बो एंड एरो है, हम इसको जो है वो यहां से दौड़ाएंगे एंड देन इट विल फॉल इनटू अ ट्रैप। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट दे डिड वाज, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते थे, इसको दौड़ाते थे और ट्रैप के अंदर जो है वो आपके पास, ट्रैप के अंदर जो है उसको गिरा देते थे। दिस इज नोन एज द गेम ड्राइव सिस्टम। ठीक है, सो दे हैड वेरी कीन सेंस ऑफ द एनिमल पैटर्न, एनिमल माइग्रेटरी पैटर्न, कि कहाँ पे कौन सा एनिमल मिलेगा, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। इनको अपनी इकोलॉजी का सेंस बड़ा अच्छा था। ठीक है, सो इन ये प्लांट्स भी कंज्यूम करते थे, सीड्स, नट्स, फ्रूट्स वगैरह। और वेपनरी के अंदर जो है वो बोन का यूज होता था, एंटलर्स का यूज होता था, स्टोन्स का, वेपन्स का यूज होता था। जो स्पीयर थ्रोअर्स थे वो यूज करते थे, बो एंड एरो वगैरह इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स, प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स जिनको आप इस तरह से फेंक सकते हो, वो जो है वो इन्होंने यूज करने स्टार्ट कर दिए थे। एंड 3 कल्चर्स दे आर एसोसिएटेड विद इट। ऑर्गेनेशियन कल्चर, ऑर्गेनेशियन कल्चर के जो आपके पास लोगे शेप्ड स्पीयर हेड्स हैं वो बनाए जाते थे। जस्ट एक बार गूगल कर लेना, वैसे ये सारी चीजें हम आर्कोलॉजी के अंदर भी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो बिल्डेड शेप स्पीयर हेड्स ग्रेविटियन कल्चर के बनाए गए। सॉलिट्रियन कल्चर के लीफ शेप्ड स्पीयर हेड्स जो है वो बनाए गए और शोल्डर्ड पॉइंट्स बनाए गए। ठीक है, तो इन चीजों को आप जो है वो दूर से फेंक सकते थे और एक एनिमल को मार भी सकते थे और भगा भी सकते थे। ठीक है, सो आपके पास जो केव और सिंबॉलिक सिस्टम है वो अगेन आपके पास जो है वो पूरी तरह से डेवलप हुआ था। केव आर्ट पूरी तरह से डेवलप हुई थी, जिसके अंदर हमें मैमथ्स बने हुए दिखाई देते हैं, बिसन्स होते हैं, हॉर्सेस, लायंस, ये सब कुछ दिखाई देते हैं। जो टेक्निक थी, द पिगमेंट्स दे वर यूज्ड, ओचर चारकोल वाले पिगमेंट्स जो है वो यूज हुए थे। ठीक है, और आपके पास जो है वॉल्स के ऊपर और जो रूफ है उसके ऊपर जो है वो इंग्रेविंग्स वगैरह भी दिखाई देती हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है सम ऑफ द नोटेबल साइट्स इसकी दैट आर इंपॉर्टेंट, लाशो केव है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनिमल पेंटिंग। फिर उसके बाद जो है वो शॉवे केव है, दैट इज द ओल्डेस्ट केव पेंटिंग जहां पे आपको जो है वो मिली है। ठीक है, सो ये दो साइट्स जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द अपर पेलियोलिथिक आर्ट। ठीक है, तो अपर पेलियोलिथिक आर्ट जो है वो यहां पे डेवलप होता है, किसके साथ डेवलप होता है, क्रो मैग्नन मैन के साथ। ठीक है, सो हो सकता है कि कोई मैजिक सेरेमनी करते हो सकता है कि शमनिज्म इनके अंदर हो, और कुछ जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोचेस भी हैं कि सोशल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए इन्होंने जो है वो ये केव पेंटिंग्स वगैरह बनाई होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ पोर्टेबल आर्ट भी इनके अंदर दिखाई देता है। यू हैव द वीनस फिगराइंस। ठीक है, छोटे छोटे स्क्रप्चर्स हैं, जस्ट इसको गूगल कर लेना, बहुत सुंदर है, आप जो है वो भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो छोटे छोटे स्कल्पचर्स हैं विमेन के, तो आपके पास जो है वो मिले हैं आपको इन दीज साइट्स। फिर उसके बाद जो है वो इनके इंटरप्रिटेशंस किए गए हैं। कुछ लोग मानते हैं दैट दे वर द सिंबल्स ऑफ फर्टिलिटी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर यू हैड दिस पॉपुलेशन जो कि नई नई सेटल हुई थी। ठीक है, जो आपके पास मोबाइल पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या होता है, द वीमेन दे आर मोर थिन, पतली थी वो। जब विमेन के अंदर फैट की कंसंट्रेशन कम होती है तो जनरली ये देखा जाता है कि उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो ड्रॉप करता है, बच्चे पैदा जो है वो कम कर पाती हैं। जब उनका फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हुआ तो पॉपुलेशन क्या होगी, ड्रॉप होगी। लेकिन आपको पॉपुलेशन की डिमांड है, जरूरत है आपको पॉपुलेशन की, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा आप ग्रुप्स बना सकोगे और एनिमल्स को हंट कर सकोगे। सो यू हैव डिमांड ऑफ मोर चिल्ड्रन बट यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। क्यों, क्योंकि विमेन जो है वो पतली हैं, फैट कंटेंट जो है वो ज्यादा नहीं है।
जिसकी वजह से देयर आर मिसकैरेजेस या फिर आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर। फिर जैसे ही आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो आप अपनाते हो, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के अंदर फैट अकमुलेशन वुमेन के अंदर जो है वो शुरू हो जाता है एंड इवेंचुअली उनका फर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज करता है। सो व्हाट यू ऑब्जर्व्ड हियर वाज कि जो विमेन ज्यादा फैट जिनके अंदर, अब मैं मोटी नहीं कहूंगा, कहोगे बॉडी बॉडी शेमिंग करता है, ठीक है, लेकिन जिनके अंदर फैट का अकमुलेशन जो है वो ज्यादा था, दे वर एबल टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। तो इसी वजह से जो पहली हम मानते हैं कि जो गॉडेस बनी होगी या फिर जो गॉडेस की मूर्ति बनी होगी, जो फर्टिलिटी कल्ट बना होगा, कुछ भी ऐसा बना होगा, वो आपके पास जो है वो उसके अंदर आपने इस तरह के वीनस फिगराइंस जो है वो बनाए होंगे, जिनके अंदर कुछ एग्जैजरेटेड फीचर्स होंगे कि हिप्स जो है वो बहुत बड़ी होंगी, ब्रेस्ट जो है वो बहुत बड़ी होगी, पेट जो है वो शायद बाहर की तरफ जो है वो आ रहा होगा, कुछ ऐसे फीचर्स जो है वो उनके होंगे। और वीनस फिगराइंस के अंदर आपको ऐसे ही फीचर्स जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। सो एक फर्टिलिटी का जो है वो आपके पास सिंबल ये होता होगा। एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली हम मानते हैं कि इसी चीज को उन्होंने ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है वो माना होगा। वो शायद पतली लड़कियों को जो है वो इतना ब्यूटीफुल ना मानते हो जितना जो है वो मोटी लड़कियों को मानते हो। सो दे माइट बी दी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस एज वेल, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास कुछ फैलिक सिंबल्स वगैरह भी मिलते हैं, बट दे आर अगेन नॉट प्रॉपरली जो है वो एक्सकेवेट वगैरह इसको नहीं किया गया है अभी तक प्रॉपरली। कुछ एनिमल फिगराइंस दैट आर कार्व्ड ऑन आइवरी, हाथी दांत के ऊपर, बोन्स के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर भी जो है वो आपको मिलती है। बॉडी आर्ट, जब किसी को दफनाते थे तो ओचर वगैरह से जो है वो पहले उसको स्मीयर किया जाता था। और अगेन ये माना जाता है कि टैटूइंग और पीर्सिंग वगैरह भी इनके अंदर शुरू हो गई थी, बिकॉज नीडल्स वगैरह जो है वो इन्होंने शुरू बनानी जो है वो शुरू कर दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है शेल्टर के अंदर टेम्परेरी हट्स भी हैं, और उसी के साथ साथ जो है वो दे ऑल्सो यूज्ड दी केव्स ऑल्सो, ठीक है। हट्स वगैरह भी जो है वो टेम्परेरी हट्स वगैरह भी इन्होंने बनानी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और हट्स कैसे बनती थी? जो आपके पास ग्रेविटीन पीरियड है उसके अंदर मैमथ्स हुआ करते थे। मैमथ्स पता है सबको? मैमथ्स दे आर एनिमल्स, बहुत बड़े बड़े एलिफेंट जिनका जो है वो पूरा शरीर फर से भरा हुआ था। दे वर देयर ड्यूरिंग द लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम, ठीक है, उस वक्त जो है वो यूरोप के अंदर रहा करते थे। अब लेट से मैमथ को जो है वो आपने ट्रैप करके इस तरह से जो है वो मार दिया। आपने मैमथ को बकाया यहाँ पे क्लिफ से जो है वो बेचारा नीचे गिर गया, आपने इसको जो है वो मार दिया, इसको जो है वो यहीं पे आपने कट वगैरह किया विद द हेल्प ऑफ द नाइव्स एक्सेट्रा, और देन उसके बाद आपने इसको कट करके ट्रांसपोर्ट कर लिया अपनी केव साइट के अंदर, ठीक है। वहां पे आप जो है वो अपना मांस अलग करोगे और हड्डियां अलग करोगे, और इन्हीं हड्डियों की जो है वो आप कोई जो टेम्परेरी शेल्टर्स वगैरह हैं वो बना लोगे, ठीक है। और ये जो लार्ज स्ट्रक्चर्स थे देवर बिल्ट इन द ईस्ट यूरोपियन प्लेन्स। फिर उसके बाद बात आती है क्लोथिंग की। द क्लोथिंग देवर मेड फ्रॉम द एनिमल हाइड्स, फर्स, प्लांट फाइबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डाइज वगैरह जो है वो ये यूज करते थे फॉर द डेकोरेशन और द डाइंग ऑफ द क्लोथिंग। सिमिलरली आपके पास जो है वो कुछ सोफिस्टिकेटेड वेयरिंग टेक्निक्स वगैरह, फाइबर लाइक फ्लैक, नीटल, ये भी जो है वो यूज होता था, ठीक है। तो इन्होंने क्लोथ्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे, फैब्रिक्स बनाने जो है वो शुरू कर दिए थे, ठीक है। बनाने इवॉल्व पूरी तरह से ऑब्वियसली नहीं हुए थे, बट अभी भी क्लोथिंग जो है, जैसे नियंदरथाल मैन फर की क्लोथ्स कोट्स पहनता था, क्लोथ पहनता था, वैसा जो है वो इनके अंदर भी था। बट थोड़ा बहुत जो है वो इन्होंने फैब्रिक वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। अगेन हमने देखा फ्लूट, विसल, ड्रम्स वगैरह, म्यूजिक वगैरह इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। सिमिलरली जो है वो सोशल स्ट्रक्चर था। अब सोशल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग देयर आर डिफरेंट परस्पेक्टिव्स। कई लोग कहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर इट वाज पैट्रियार्कल, जैसे आजकल है। कई लोग कहते हैं नहीं, जो सोशल स्ट्रक्चर था इट वाज मैट्रियार्कल, यानी कि आपके पास एक जो फीमेल है, जो घर चलाती है, जो फीमेल है, वो जो है वो आपके पास प्रधान हुआ करती होगी, ठीक है। कई लोगों का बेसिकली ये मानना है। तो दो अलग अलग थ्योरीज हैं। पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास ये कहती है कि अगेन देयर वाज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। बिकॉज देयर वाज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो मेल्स थे देवर मोर रोबस्ट, फीमेल जो थी आपके पास जो है वो थोड़ी सी स्लेडर थी। तो ये माना जाता है कि आपके पास जो है वो
जो मेल्स थे, बिकॉज दे वर मोर रबस्ट, दे यूज टू हंट, दे यूज टू गैदर द थिंग्स, ठीक है, बिकॉज दे वर द ब्रेड अर्नर्स। तो आपके पास जो है वो अ, उनका जो फैमिली के अंदर दबदबा होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, सिमिलर फिजिकल, हाँ लेस, ओके ओके, हाँ देर इज लेस फिजिकल डायमॉर्फिज्म, लेकिन आपके पास जो मेल्स हैं वो आपके पास जो है वो बाहर जाते थे, इट इज नियरली द सेम, सॉरी मैंने ये मिस कर दिया। ठीक है, तो मेल्स जो है वो आपके पास बाहर जाते थे और आपके पास जो है वो हंटिंग वगैरह करते थे। तो क्योंकि वो हंटिंग वगैरह करते थे और बाहर से जो है वो लेके आते थे सामान को, तो इसलिए जो है वो आपके पास दे हैड दी लीवरे, और उनकी जो है वो फैमिली के अंदर चलती होगी, उन्हीं का जो है वो आपके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है वो बनता होगा। ठीक है, तो आपके पास जो है यू हैड, ऑल्दो यू हैड द लो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, बट दिस इज द थ्योरी, सॉरी मैंने लिंक जो है वो गलत चीज से करने की कोशिश की। बट ऑन दी अदर हैंड, जो आपके पास बैटी मीहान का पर्सपेक्टिव है इसी चीज को देखते हुए, वो ये है कि आपके पास विमेन भी जो है वो हो सकता है कि उनका भी एक हंटिंग गैदरिंग रोल जो है वो रहा हो। ठीक है, तो विमेन भी जो है वो हंट करने के लिए जाती हूँ। ठीक है, मैमल्स को बोन्स वगैरह जो है वो विमेन उठा लेती हूँ, सम समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और अगेन वो जो है वो बात करती हैं इसी लो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के ऊपर। ठीक है, जो क्लासिकल थ्योरी है कि आपके पास जो मेन हैं दे यूज टू हंट, द वीमेन दे यूज टू गैदर, उसको जो है वो ये थ्योरी और विद दिस लो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो चैलेंज किया गया है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ देयर आर वीनस फिगराइंस। वीनस फिगराइंस जो कि ऐसे बनाई गई हैं जैसे किसी गॉडेस की जो है वो मूर्ति बनाई गई हो। तो बिकॉज वीनस फिगराइंस हैं, वो भी जो है वो फीमेल हैं, उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास, दिस इज वन ऑफ द थ्योरी ऑफ मीहान, जो कि अगेन इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। तो बहुत सारे लोग जो है वो ये मानते हैं कि उस टाइम के ऊपर जो एक सोसाइटी होती होगी दैट माइट बी अ मैट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है जी, और अगेन जो आपके पास बरियल्स हैं उसके अंदर भी जो है वो हम ये देखते हैं दैट द लीडर्स, जिसके अंदर कुछ फीमेल्स वगैरह भी हैं, उनको जो है वो अच्छा बरियल जो है वो दिया गया है। ठीक है, सो हो सकता है कि आपके पास जो हम देयर माइट बी अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो आपके पास जो, सॉरी देयर माइट बी अ मैट्रियार्कल सोसाइटी, तो ये जो एक थीसिस है, जो एक पैट्रियार्की का थीसिस है, उसको जो है वो ये एक मना, ये जो बात है ये पीछे करती है। ठीक है, फिर उसके बाद द ट्रेड रूट्स वर देयर, द एविडेंस ऑफ द मटेरियल लाइक शेल्स, फ्लिंट वगैरह, ये जो है वो आपके पास मिले हैं। कल्चरल ट्रांसमिशन था उनके अंदर, प्रॉपर हाउसिंग वगैरह जो है वो बन चुकी थी। देन देयर वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ द डॉग्स। आपके पास लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम के अंदर देयर आर प्रॉपर एविडेंसेस जो कि ये सजेस्ट करते हैं दैट देयर वर डोमेस्टिकेशन ऑफ द डॉग्स। अब बेसिकली डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ डॉग्स का, और आपको कैसे पता है कि ये जो डॉग्स हैं दे आर डोमेस्टिकेटेड? तो जनरली जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनका जो बरियल है वो किया जाता है। ठीक है, और जो आपके पास बाकी एनिमल्स होते हैं उनको जो है वो बरी नहीं किया जाता है। ठीक है, इस चीज को समझो। जो आप डोमेस्टिकेट करोगे एनिमल को, उसको जो है वो आप अपने बरियल के साथ ही बरी करोगे, फॉर्मली उसको जो है वो बरियल दिया जाएगा। तो जब हम एक्सकेवेट करते हैं तो उनके जनरली पूरा का पूरा जो अवशेष है वो एक्सकेवेट हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, जिनको आप डोमेस्टिकेट नहीं करते हो या फिर जिनको सिर्फ और सिर्फ आप खाने के लिए यूज करते हो, उसके एक्सकेवेशन जो है वो इतने प्रॉपरली नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो उनका बोन असेंबलेज जो है वो आपके पास काफी जो है वो हड्डियां टूटी आधी जो है, अगेन देर आर कट पैटर्न्स ऑन दैट, वो सारी चीजें दिखाई देती हैं, डोमेस्टिकेटेड के अंदर नहीं दिखाई देती। तो बेसिकली हम क्या मानते हैं कि इनके अंदर कैसे डोमेस्टिकेशन जो है वो पैदा हुआ होगा। हम मानते हैं कि होमोसेपियंस, खास करके जो क्रो मैग्नन मैन है, क्रो मैग्नन मैन जब वेस्ट एशिया से जो है वो आपके पास यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आए, तो आपके पास अब वेस्ट एशिया के अंदर द नंबर ऑफ वुल्व्स उस टाइम के ऊपर जो है वो कम होते होंगे, वुल्व्स, भेड़िए। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर आए, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो वुल्व्स के इंसेस्टर हैं, जो कि आजकल वुल्व्स भी हैं, तो वो जो है वो कुछ इंसेस्टर्स
आपके पास, बिकॉज आप आग जलाते थे, आग जलाते थे और हंटिंग करते थे। हंटिंग भी किसकी करते थे? बड़े एनिमल्स की हंटिंग करते थे। तो उनका जो है वो मीट आप अपने पास ले जाते थे कैंपिंग साइट्स के ऊपर। कैंपिंग साइट्स के अंदर आप आग जलाते थे। आग जलाते हुए आप जो है वो कुछ हड्डियों को खा, कुछ मीट वगैरह खाते थे, हड्डियों को जो है फेंक देते थे अपने आसपास। ठीक है। तो इवेंचुअली जो, अब जो वुल्फ का पैक है उसके अंदर भी क्या होता है, देयर इज प्रॉपर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है। एक वुल्फ जो है वो सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद जो है वो नीचे वाले वुल्फ हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल नीचे वाले वुल्फ हैं। तो इस तरह से जो बीच बिल्कुल नीचे वाले वुल्फ हैं, जिनको वुल्फ का पैक जो है वो बिल्कुल निखिद्ध मान रहा है कि ये लोग जो है वो कुछ नहीं करते हैं, जिनको जो है वो कुछ हड्डियां वगैरह जो है वो नहीं मिल पाती हैं, तो वो लोग जो है वो धीरे धीरे ह्यूमंस के पास आना शुरू हो गए। उनको जो है वो हड्डियां या फिर थोड़ा बहुत मांस जो है वो ह्यूमन से मिलना शुरू हो गया, क्रो मैग्नन मैन से मिलना शुरू हो गया। ठीक है। एंड इवेंचुअली उन वुल्व्स को जो है वो हमने, ह्यूमंस ने देखा कि जहां पे हम जा रहे हैं वहीं पे जो है वो वापस आ रहे, किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं। ठीक है। एंड इवेंचुअली अगर कोई बाहर से वाइल्ड एनिमल आता है तो ये हमें पहले ही उस वाइल्ड एनिमल के बारे में बता रहे हैं, या फिर जंगल के अंदर रात को उस एनिमल के बारे में जो है वो बता रहे हैं। ठीक है। हलचल हो रही है, हमें इनसे जो है वो पता चल जाता है कि हमारे ऊपर जो है वो कोई वाइल्ड एनिमल या फिर कोई बोर वगैरह जो है वो अटैक कर रहा है। ठीक है। सो इवेंचुअली वी स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट देम। ठीक है। तो एक तरफ तो जो है वो आपके पास वुल्व्स बहुत बड़े हो गए। ठीक है, बिकॉज दे हैड टू हंट इन टू द वाइल्ड, वो सारी चीजें उनको चाहिए थी। दूसरी साइड जो कि वुल्व्स हमारे पास आए थे, जो कि आपके पास पहले ही जिनको जो है वो ट्राइब से जनरली बाहर निकाल दिया था, वो जो है वो हमारे पास छोटे हो गए। ठीक है। वो जो है वो मॉडर्न डॉग्स बन गए हमारे पास। सो दिस इज द थ्योरी बिहाइंड इट। और इसके काफी अच्छे जेनेटिक एविडेंसेस भी हैं हम लोगों के पास। So eventually, what the friendship it started about 50,000 years ago, it culminated nearly here. ठीक है। आपके पास लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम 22,000 या फिर 26,000 साल पहले वो जो है वो फ्रेंडशिप पूरी पक्की हो जाती है। ठीक है जी। तो आपके पास जो है द रोल्स ऑफ द डॉग्स ये था कि ये हंटिंग वगैरह के अंदर जो है वो ह्यूमंस के साथ चले जाते थे। एंड इवेंचुअली हम ये देखते हैं कि ह्यूमंस का जो है वो कम से कम 10,000 साल पहले ही बहुत अच्छा जो है वो डॉग्स के साथ एक बॉन्डिंग जो है वो बन जाती है। वैसे जो डेट है वो 19,000 साल की जो है वो निकाली गई है। ठीक है। और आजकल भी हम देखते हैं कि आपके पास जो है वो बॉन्डिंग ये खूब बनी हुई है। ठीक है। देन उसके बाद लैंग्वेजेस, इनके अंदर एक जीन मिलता है FOXP2 जीन। FOXP2 जीन हम मानते हैं कि आपके अंदर भी है, मॉडर्न ह्यूमन पॉपुलेशंस के अंदर भी है। और ये जो FOXP2 जीन है ये आपको कम्प्लेक्स लैंग्वेज बोलने के काबिल बनाता है। कम्प्लेक्स लैंग्वेज जो कि हम आज बोल रहे हैं। ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द नॉन वर्बल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा। कम्प्लेक्स लैंग्वेज जो कि मैं अभी बोल रहा हूं, जो कि आप अभी सुन रहे हो, वो जो सारी की सारी चीजें हैं वो क्रो मैग्नन मैन के वेरिएंट्स के अंदर जो है वो बनी। ठीक है। तो आपके पास जो है वो कुछ प्रोटो लैंग्वेजेस जो कि मॉडर्न लैंग्वेजेस की जो इंसेस्टर हैं, दे आर नोन एज द प्रोटो लैंग्वेजेस। जिसके अंदर जो है वो आपके पास सबसे पहली लैंग्वेज आती है नॉस्ट्रेटिक लैंग्वेज। और नॉस्ट्रेटिक लैंग्वेज हाइपोथेसिस, हम ये मानते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये आपके पास पोस्ट एलजीएम, पोस्ट लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम जो है वो आपके पास बनी। और अगेन ये जो है वो आपकी डायरेक्ट इंसेस्टर है, ऑल्दो देयर आर सम सर्टेन कंट्रोवर्सीज। ठीक है। उन्हीं के अंदर जो है वो आपके पास रिलीजन, रिचुअल्स वगैरह बना, शमनिज्म बना, रिचुअल ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो इनके अंदर बने। भाई इसको जो है वो खुद पढ़ लेना। एक रिचुअल ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो लायन मैन स्कल्पचर भी जो है वो मिला है जर्मनी के अंदर। ठीक है। तो आपके पास जो है वो कुछ बरियल्स, ग्रेव गुड्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स वगैरह जो है वो उनके बरियल्स के अंदर दिखाई दिए हैं। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो उनके अंदर था। ठीक है। सो देन कैनिबलिज्म का एविडेंस भी जो है वो मिलता है गोज केव इंग्लैंड के अंदर। उसके स्कल कैप को जो है वो आपने, ह्यूमंस हैड मॉडिफाइड द स्कल कैप इनटू द कप्स। ठीक है। तो आपके पास जो है वो हो सकता है किसी को मार दिया हो, फिर उसके बाद जो है उसकी बॉडी को उन्होंने खाया हो। ठीक है। और देन उसके बाद जो है उसके स्कल कैप के कप्स वगैरह जो है वो बना ली।
ठीक है। देन उसके बाद आपके पास हो सकता है कि ये कुछ सिंबॉलिक रिचुअल वगैरह जो है वो होता हो, जैसे अघोरी वगैरह हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद कुछ साइंटिफिक रेसिज्म भी इनके अंदर दिखाई दिया है कि कईयों ने जो है वो स्पेसिफिकली, जैसे जोसेफ दिंकर हैं, ठीक है, इन लोगों ने जो है वो बेसिकली क्लासिफाई करने की कोशिश की थी क्रो मैग्नन मैन को एज ए इंसेस्टर स्पीसीज टू दी नॉर्डिक रेस। ठीक है। तो आपके पास जो है, लेकिन धीरे 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 हमने इन चीजों को जो है वो हटा दिया और कहा कि क्रो मैग्नन मैन जो है वो मॉडर्न यूरोपियन सब के जो है वो आपके पास इंसेस्टर थे, और ऐसा नहीं था दैट दे बिकम नॉर्डिक, या फिर आपके पास नॉर्डिक मैन जो है वो इनसे ड्राइव हुए हैं। ठीक है। तो रादर देन दैट ये लोग जो है वो इनका और बाकी स्पीसीज के साथ और मॉडर्न मैन जो कि ऑलरेडी वहां पे थे उनके साथ जो है वो अच्छा खासा इंटरमिंगलिंग हुआ है, जो कि हमें जेनेटिक एविडेंसेस देख भी लिए। ठीक है। तो दे आर इंसेस्टर टू ऑल दी ह्यूमन पॉपुलेशन, खास करके जो यूरोपियन पॉपुलेशन है उनसे।